नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं निखिल गोयल एक बार फिर से आज आप सभी का इरिगेशन इंजीनियरिंग के लेक्चर नंबर 4 में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि जो भी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, जिस तैयारी के साथ पढ़ा रहा हूं, जिस एनर्जी के साथ और जिस कंटेंट के साथ आपको पढ़ा रहा हूं और जिस तरीके से पढ़ा रहा हूं वो आपको समझ आ रहा होगा। सो मेरे प्यारे दोस्तों, आज आप सभी को एक बार फिर से लेक्चर नंबर 4 पढ़ाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। इसी तरीके से हम इरिगेशन इंजीनियरिंग को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। मेरी दरख्वास्त आपसे ये रहेगी, साथ के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करते रहना ताकि चीज़ें और क्लियर हो जाए। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, छोटा सा इन्फॉर्मेशन आज आप सभी के लिए। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर मैं अपना प्लस कोर्स लॉन्च कर चुका हूँ। जो भी बच्चा मेरे प्लस कोर्स से पढ़ना चाहता है, मेरे प्लस कोर्स से अपनी जेई की तैयारी करना चाहता है, सिविल इंजीनियरिंग सीखना चाहता है, तो भैया ये मेरा कोड है एनजी लाइफ। जब आप इस कोड को अप्लाई करेंगे तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट अवेल होता है। ठीक है, जैसे ही आप इस कोड को अप्लाई करेंगे या श्योर हो जाएंगे आप मुझसे जुड़ चुके हैं और लाइव क्लास, लाइव डाउट सेशन, हर क्लास के नोट्स, हर क्लास की पीडीएफ, फ्री टेस्ट सीरीज अवेल करने के लायक बन चुके हैं। क्योंकि लाइव कोर्स प्लस कोर्स के ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं जब आप इस कोड को अप्लाई करेंगे। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन, और कोई आपका फ्रेंड है जो अनअकैडमी पर जुड़ना चाहते हैं तो वो भी ये कोड अप्लाई कर सकता है। भैया इस कोड को अप्लाई करेंगे तो उनको भी 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलता है, आप देख सकते हैं। और 10% का डिस्काउंट मिलेगा तो अच्छा ही रहेगा ऑब्वियसली, तो आप उनको भी रिकमेंड कर सकते हैं। अनअकैडमी पर 32 कैटेगरीज में आपको कोर्सेज की तैयारी करवाई जाती है। ठीक है, तो कोई भी कोर्स आप तैयारी करते हैं इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ने के लिए, ये कोड अप्लाई कर सकते हैं। जब आप पेमेंट करेंगे ना साहब, पेमेंट करते टाइम आप लोगों को यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है एनजी लाइव का। जैसे ही एनजी लाइव पुट करेंगे आपको 10% का डिस्काउंट, और 1 साल की कॉस्ट 5400 और 2 साल की 6500 रुपये के आसपास आपको पड़ती है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे और इसी तरह से सेशन पढ़ते रहेंगे। एक छोटी सी दरख्वास्त है भाई, सेशन को शेयर करो, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचना चाहिए, उनको ये कंटेंट मिलना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। और उम्मीद है कि आप लोग करोगे भी। तो इसी तरह से पढ़ने के लिए सेशन को शेयर करो, वीडियो को लाइक करिए पसंद आ रही है तो। चलो सेशन पढ़ते हैं यार। नेम इज वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ द क्रॉप। अभी वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ द क्रॉप से हम लोग क्या समझते हैं? हमारी फसल को उगने के लिए कितने पानी की जरूरत है, दैट इज डिफाइंड एज द वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ द क्रॉप। I can say that different type of the crops have different water requirement. Different types of the crop have different water requirement. जैसा कि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, सपोज एग्जांपल आप यहाँ पर लेकर चल रहे हैं गन्ने का। एवरीबडी नोज दैट कि गन्ने के खेत में बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है, हाई अमाउंट ऑफ द वाटर यहाँ पर आपको जरूरत पड़ता है। लेकिन अगर आप यहीं पर एग्जांपल लेकर चलते हैं गेहूं का, गेहूं के खेत में आपको इतना ज्यादा पानी नहीं होता, लेसर अमाउंट ऑफ द वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर दिस। अगर आप यहीं पर बात लेकर चलते हैं अपने किसकी, गुलाब की खेती, रोज की खेती, तो इसमें और भी पानी की कम जरूरत पड़ती है। तो एवरी खेती बाड़ी हैज डिफरेंट अमाउंट ऑफ द वाटर रिक्वायर्ड फॉर इट। अभी मेरी बात आती है यहां से कि इस टोटल चैप्टर के अंदर हम लोगों को सीजन से रिलेट करते हुए एफिशिएंसी तक जाना है और उसके न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। तो सबसे पहला ही टॉपिक मेरा यहाँ पर आता है स्टार्ट करने से पहले कि भारत के अंदर हम लोगों के पास खेती बाड़ी करने के 3 सीजन आते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा यहाँ पर सबसे पहला ही टॉपिक और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत जरूरी है ये चीज, कि भारत के अंदर हमारे पास 3 सीजन आते हैं। पहला हमारे पास आता है रबी सीजन, दूसरा हमारे पास आता है खारिफ सीजन, एंड द तीसरा इज गोइंग टू बी एज द जायद सीजन। मैं आपको ये चीज पहले ही आगाह कर दूं कि आपके शुरू के 2 जो सीजन है वो है आप लोगों के मेजर सीजन। भारत के अंदर हमारे 3 सीजन इंक्लूड नहीं होते, मेजर सीजन 2 ही होते हैं, वैसे 3 होते हैं, ये चीज आपको याद रखनी है। एंड दिस वन इज द माइनर सीजन, जो कि हम एक सब कैटेगरी के तौर पर भी पढ़ते हैं। अब एक एक करके हम लोग इन चीजों को डिफाइन कर लेते हैं कि रबी सीजन की जब मैं बात करता हूं तो रबी सीजन के लिए मैं कहना चाहूंगा मेरी जो क्रॉप होती है, क्रॉप ग्रोज इन द सीजन ऑफ, ये चीज लिख लेना, क्रॉप की ग्रोइंग ऑफ द क्रॉप्स टेक प्लेस इन, ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स किस सीजन में होती है? टेक प्लेस इन अक्टूबर टू मार्च।
अभी ये चीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको याद रखनी है, अक्टूबर टू मार्च। अभी बात आती है यहाँ पर लेडीज एंड जेंटलमैन, बट एक सेंटेंस और लिख लो जो कि बच्चों के लिए कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। Growing of the crop take place in October to March, but sowing of the seeds for the crop, requires warm season. अब मेरी बात को समझना, मैं वार्म सीजन के ब्रैकेट में एक छोटा सा सेंटेंस लिखने वाला हूँ, स्टार्टिंग ऑफ अक्टूबर। अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि स्टार्टिंग ऑफ अक्टूबर में हमारे पास कोई ठंड नहीं आती, लेकिन यहाँ पर लेडीज एंड जेंटलमैन आप लोगों को टेक प्लेस इन विंटर सीजन, ऐसा लिख लेता हूँ, टेक प्लेस इन विंटर। मैंने आगे आप लोगों को समय लिखवा दिया कब से कब तक होता है, लेकिन जब हम बीज उगाते हैं तो बीज उगाने के टाइम पर जो सीजन होता है उसको थोड़ी सी गर्मी चाहिए होती है, वार्म सीजन की जरूरत होती है। हाँ, इसीलिए हम इसको कहते हैं स्टार्टिंग ऑफ अक्टूबर में सीड उगते हैं और उसके बाद हमारी ग्रोइंग होती है। तो अगर आप एई का या पीएससी का क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आप लोगों से कभी भी ये सन के बारे में नहीं पूछेगा, आप लोगों से कभी भी ये मंथ के बारे में नहीं पूछेगा। अब आप लोगों को क्वेश्चन घुमा के देने लग गया है, तो आप लोगों से यही पूछ लेगा कि रबी सीजन में सीड की ग्रोइंग की कंडीशन या फिर उसका सीजन क्या है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसी के साथ लेडीज एंड जेंटलमैन दूसरा मेरा आता है, दैट इज नोन टू बी एज द खरीफ सीजन। नाउ व्हाट इज द खरीफ सीजन? अभी मेरी बात को क्लियर करना, देखिए क्या होता है यहाँ पर। आई एम सेइंग दैट लेडीज एंड जेंटलमैन अक्टूबर से मार्च ये आता है, मार्च के बाद हमारा अप्रैल आता है, अप्रैल से लेकर सितंबर तक के बीच में इसका सीन चलता है, बट आजकल ये सब नहीं पूछेगा। मैं आपको कहूं यार तुम एग्जाम देने जा रहे हो, तुम इंजीनियर बनने जा रहे हो और मैं तुमसे एबीसीडी पूछ लूं तो तुमको हंसी आएगी। जो पेपर सेट करता है उसको पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बच्चे इसको रट के बैठे हैं। अभी आजकल मैं आप लोगों को बताऊं यहाँ पर देखिए, प्रैक्टिकली तक विंटर चाहिए सोइंग में, नहीं बिल्कुल गलत कह रहे हैं आप। अक्टूबर के महीने में नहीं आती वो चीज। मेरा कहने का मतलब है कि आप ट्रांजिशन जोन पे लगाते हैं, आप सर्दी नहीं कह सकते उसको सोइंग के टाइम पे, ठीक है। चलो, तो अभी मेरी बात को क्लियर करना, खरीफ सीजन की मैं बात करूं यहाँ तो खरीफ जाहिर सी बात है अक्टूबर से मार्च ये है, तो अप्रैल से सितंबर का ये रहेगा। लेकिन सेंटेंस थोड़ा सा बदल जाता है। सेंटेंस में आपको क्या कहता है कि it take place from the starting of the southwest monsoon, from starting of southwest monsoon, it take place from the starting of the southwest monsoon to the end of the southwest monsoon, ये साउथवेस्ट मॉनसून के ड्यूरेशन के टाइम पर ये क्रॉप उगती है। आपको ये चीज याद रखनी है, साउथवेस्ट मॉनसून इज द मेन वर्ड जो कि आपसे ऑब्जेक्टिव में आप पूछा जा सकता है। तो इसी के साथ मैं आप लोगों को एक चीज और कहना चाहूंगा, ड्यू टू दिस रीजन इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मॉनसून क्रॉप्स। इसी रीजन के कारण हम इसको मॉनसून क्रॉप्स के नाम से जानते हैं। ड्यू टू दिस इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मॉनसून क्रॉप। इसको हम लोग मॉनसून क्रॉप के नाम से भी जानते हैं। ये चीज आप लोगों को याद रखनी है, दैट इज ऑल्सो द मेजर पार्ट। अब इसी के बाद मेरी एक छोटी सी लाइन और याद रखना कि ये सर्दियों में उगने वाली क्रॉप है, तो मैं यहाँ पर भी एक सेंटेंस लिखना चाहूंगा कि ड्यू टू दिस इट इज कॉल्ड एज ड्यू टू विंटर सीजन इट इज कॉल्ड एज विंटर क्रॉप। इसको हम लोग विंटर क्रॉप के नाम से भी जानते हैं। तो आप ये छोटी छोटी सी चीजें इनकी याद रखेंगे। अब साथ में मैं आप लोगों को ये भी लिखवा देता हूं कि एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप्स आपके अकॉर्डिंग क्या क्या होते हैं। आपके एग्जाम्पल रबी क्रॉप्स के क्या क्या हो सकते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन? मैं कहूंगा आपके वीट हो सकता है, आपका ग्राम हो सकता है, आपका बार्ले हो सकता है, वीट हो सकता है, बार्ले हो सकता है, ग्राम हो सकता है, सरसों हो सकता है, मटर हो सकता है, पीस, ठीक है। अभी इसी के साथ मैं लिखना चाहूंगा एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप्स। एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप आप लोगों के क्या क्या हो सकते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन? जैसे मैंने यहाँ पर कहा मूंगफली, मूंगफली के साथ मैंने यहाँ पर लिख दिया जूट, बाजरा, ज्वार, राइस, सोयाबीन, बस बहुत है, ठीक है। अब तीसरी जो क्रॉप आती है दैट इज नोन टू बी एज द जायद क्रॉप्स। जायद क्रॉप्स क्या होती है? आई विल से दैट द क्रॉप्स विच एक्चुअली ग्रोइंग होल ओवर द ईयर। जो क्रॉप सारा साल उगती रहती है दैट आर नोन टू बी एज द
जाइद क्रॉप्स, तो आप लोगों को मैं कहना चाहूंगा द क्रॉप्स विच ग्रोज, द क्रॉप्स विच ग्रोज ऑल ऑफ द ईयर। अब एक छोटा सा होमवर्क करके लिखना है यहाँ पर। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को 4 इसके एग्जाम्पल याद करने हैं। ये आप लोग गूगल से करना ज्यादा अच्छा रहेगा, थोड़ा खुद से करोगे तो ठीक रहेगा। 4 एग्जाम्पल गूगल करना, और एग्जाम्पल एटलीस्ट आप लोगों को गूगल करना है और याद रखना है। जाहिद पे थोड़ा गौर ज्यादा फरमाना, क्योंकि एक तरह का मतलब कॉमन नहीं है ये, तो एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बन रहे हैं, इसलिए आप लोगों को मैं कहूंगा जाइद क्रॉप्स के एग्जाम्पल आप लोग इस पे लेके चलना। अब इसी के बाद लेडीज एंड जेंटलमैन एक छोटा सा टॉपिक आता है, वन ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द इरिगेशन इंजीनियरिंग, दैट इज नोन टू बी एज द, यस यू कैन से दैट, बट और ज्यादा डीप में जाएंगे मीनाक्षी बहेरा। एक छोटा सा टॉपिक आता है, दैट इज नोन टू बी एज द ड्यूटी एंड डेल्टा, दैट इज नोन टू बी एज द ड्यूटी एंड डेल्टा। अभी बात आती है यहाँ पर, व्हाट इज ड्यूटी, व्हाट इज डेल्टा। आई नीड टू concentrate with this. So duty is defined as area that can be irrigated, area that can be irrigated by 1 meter cube per second of the water. वो एरिया जो 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड ऑफ द वाटर से इरिगेट किया जा सकता है, उस एरिया को बोला जाता है ड्यूटी। दोबारा समझेंगे। सपोज मैंने कहा लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर हैविंग वन पर्टिकुलर एरिया, और आपने अपनी फील्ड के अंदर 1 मीटर क्यूब पर सेकंड का डिस्चार्ज दिया था, 1 मीटर क्यूब पर सेकंड के हिसाब से डिस्चार्ज दिया था। तो इस 1 मीटर क्यूब पर सेकंड के डिस्चार्ज ने आपका इतना एरिया जो है वो इरिगेट कर दिया, इतना इरिगेट एरिया कर दिया। तो दैट एरिया इज एक्चुअली नोन टू बी एज द ड्यूटी, दैट इज नोन टू बी एज द ड्यूटी, नथिंग एल्स। ठीक है, आई कैन से दैट ना, आई कैन से दैट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, I can write from the definition that duty is equal to area per unit discharge. Duty is equal to area per unit discharge. It is very common to me, है ना। बिल्कुल, ये अभी याद रखना, बिकॉज हम इसका क्वेश्चन भी करेंगे थोड़ी देर में। अभी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ लेडीज एंड जेंटलमैन कि ड्यूटी की जनरली यूनिट की मैं बात करूँ तो यूनिट क्या बनती है इसकी जनरल यूनिट। देखिए यूनिट आपका डिपेंड करता है, या तो बच्चे इसका यूनिट जो बना देते हैं वो बना देते हैं मीटर इनवर्स, सॉरी सेकंड पर मीटर, या तो इसका यूनिट बनता है सेकंड पर मीटर, और जनरल यूनिट जो आप लोग यूज करते हैं वो होता है हेक्टेयर्स पर मीटर क्यूब पर सेकंड। ये क्या है, दैट इज द यूनिट ऑफ एरिया एंड दैट इज द यूनिट ऑफ डिस्चार्ज। तो दोनों की यूनिट से ही हम लोगों की इसकी कॉमन यूनिट बनती है, और यही यूनिट हम ज्यादा यूज भी करते हैं, इसको हम यूज नहीं करते हैं कभी भी, क्योंकि एरिया को डिफाइन करना होता है, दैट्स व्हाई हम लोग हेक्टेयर्स को ही यूज करते हैं। इसी के साथ एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा, एक हेक्टेयर के अंदर आप लोगों का 10,000 मीटर स्क्वायर एरिया होता है। ये रिलेशन याद रखेंगे, क्वेश्चन न्यूमेरिकल में बहुत काम आता है। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, आई कैन से दैट ये ड्यूटी जो है आपको बता क्या रहा है। अगर मैं बात करना चाहूँ तो आई कैन से दैट की ड्यूटी आप लोगों को टोटल एरिया ऑफ द इरिगेशन के बारे में बता रहा है कि 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड के पानी से कितना एरिया इरिगेट हो सकता है, उसकी नॉलेज दे रहा है। बट यहां से थोड़ा प्रैक्टिकली बिहेवियर की मैं बात करना चाहूं तो मैं ये लिख सकता हूं कि तुमने एक पाइप से कुछ पानी डालने की कोशिश करी है, बट यू नो दैट देयर आर सम लॉसेस इन द पाइप ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ द वाटर, देयर आर सम लॉसेस दैट हैज टू बी अकर इन द पाइप। ठीक है, लॉसेस तो होंगे, आई कैन से दैट ना कि उन लॉसेस के कारण 100% एफिशिएंसी के साथ पानी नहीं पहुंच रहा। तो कहीं ना कहीं मैं ये कह सकता हूं कि ये मुझे कहीं ना कहीं पानी के कन्वेयंस और स्टोरेज सिस्टम का डाटा भी प्रोवाइड करता है इनडायरेक्टली। मैं लिख देता हूं, आपको फिर समझ में आ जाएगा। ड्यूटी रिप्रेजेंट्स व्हाट्स, ड्यूटी मेरे को क्या बता रहा है, ड्यूटी मेरे को ये बता रहा है, इट रिप्रेजेंट्स द कन्वेयंस सिस्टम, इट रिप्रेजेंट्स द कन्वेयंस सिस्टम of the water, it represents the conveyance system of the water and storage system of the water। भाई इस छोटी सी चीज को मैं कह सकता हूं कि जितना ज्यादा एरिया इरिगेट हो रहा है उस पर्टिकुलर डिस्चार्ज के अंदर, उतना अच्छा कन्वेयंस सिस्टम है, और जितना ज्यादा पानी अवेलेबल हो रहा है भेजने के लिए उस एरिया को इरिगेट करने के लिए, उतना अच्छा स्टोरेज सिस्टम है। तो ड्यूटी इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं इन चीजों को प्रैक्टिकली बिहेवियर से समझने के लिए काम आती है। ठीक है, सो जब हम डिजाइनिंग करते हैं तो हम ड्यूटी के बेस्ड पर इन चीजों को निकालते हैं, ये चीज भी हमको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब मेरी बात आती है, अब्दुल वाहिद खान स्वागत है आपका। अब मेरी बात आती है कि ड्यूटी जो है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है,
फैक्टर्स ऑन विच ड्यूटी डिपेंड्स, किस किस फैक्टर पर आपकी ड्यूटी डिपेंड करती है, इन चीजों पर भी हम जान कर लेते हैं थोड़ी सी। पहला फैक्टर मेरे पास आता है लेडीज एंड जेंटलमैन, टाइप ऑफ क्रॉप। हर क्रॉप के लिए पानी की रिक्वायरमेंट अलग होती है, तो हर क्रॉप का ड्यूटी भी अलग होता है। किस मेथड से हम इरिगेशन कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करेगा ये। तीसरी चीज मेरे पास आती है कि मेरी कैनाल की कंडीशन क्या है, उस पर भी डिपेंड करेगा ये। कैनाल की कंडीशन हो गई, उस पर भी डिपेंड करेगा। फोर्थ वन इज नोन टू बी एज द क्लाइमेटिक कंडीशन, कैसी है उस पर भी डिपेंड करेगा। जाहिर सी बात है, गर्मी है सर्दी है, पानी तो उसी हिसाब से जरूरत पड़ेगी। सॉइल पे भी डिपेंड करेगा, मिट्टी कैसी है। उसके बाद लेडीज एंड जेंटलमैन, रबी क्रॉप है, खरीफ क्रॉप है, उस पे तो क्लाइमेटिक कंडीशन में आ जाएगा, या फिर मैं ऐसा कह सकता हूँ सीजन ऑफ द क्रॉप पे, सीजन ऑफ द क्रॉप्स पे भी डिपेंड करता है। तो ये ड्यूटी जनरली 6 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, आप लोगों को याद रखना है। ऑब्जेक्टिव में पूछ भी लेता है कई बारी, तो इसीलिए मैं कहना चाहूंगा प्लीज कंसंट्रेट करके चलिएगा, ठीक है। चलो, और नेक्स्ट क्लास में जब मैं आऊंगा, मैं पहले ही बता दूं, कल सुबह 9 बजे आपकी क्लास है ना एक, तो नेक्स्ट क्लास में जब मैं आऊंगा तो सभी से दिली दरख्वास्त रहेगी कि प्लीज पढ़ के बैठिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेकर आऊंगा। तो करीब 20 से 30 क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेंगे, तो प्लीज आप लोग पढ़ के बैठना ताकि अच्छा रहेगा, ठीक है। तो अभी इसके बाद मेरी बात आती है लेडीज एंड जेंटलमैन के टाइप ऑफ ड्यूटी क्या होता है। ड्यूटी की टाइप्स कितनी होती है? टाइप ऑफ ड्यूटी जनरली देयर आर 2 टाइप ऑफ द ड्यूटी। वन इज, क्वेश्चन नहीं मिला है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, बता दूंगा। पहला होता है मेरा फ्लो ड्यूटी, पहला होता है मेरा फ्लो ड्यूटी। दूसरा होता है मेरे पास यहाँ पर स्टोरेज ड्यूटी। नाउ आई विल से दैट when the duty when the supply of the water is from the continuous system, when the supply of the water is from the natural or the continuous system, suppose मेरे पास एक नहर वो बह रही है, नदी बह रही है, और मैंने डायरेक्ट नदी का पानी डाइवर्ट करके अपने खेतों में डाल दिया, that is the flow duty। फ्लड का पानी आ रहा है, कॉन्टिन्यूस पानी चल रहा है, नेचुरल तरीके से आ रहा है, दैट इज द फ्लो ड्यूटी। अगर पानी को स्टोर करके मैं ला रहा हूं, अगर पानी को मैं स्टोर करके ला रहा हूं, टैंक से पानी ला रहा हूं, तो मैं कहूंगा कि वो स्टोरेज ड्यूटी है, ठीक है। तो आई विल से दैट when the water when water is from direct source, when water is from direct source required for the irrigation, that is known to be as the flow duty, ये समझना। And when the water comes from the tank, when water comes from the storage system, that is tank, when water comes from storage system, that is the tank, उसको हम लोग कहते हैं स्टोरेज ड्यूटी। ये छोटी सी चीज आप लोग याद करके चलिएगा। अभी मेरी बात आती है यहाँ पर लेडीज एंड जेंटलमैन कि आप लोगों का किस यूनिट में कौन सी चीज मेजर करी जाती है, ये नोट करके लिख लो, आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है कि फ्लो ड्यूटी जो है वो किस यूनिट में रिप्रेजेंट होती है। यूनिट ऑफ फ्लो ड्यूटी क्या है? यूनिट ऑफ फ्लो ड्यूटी क्या होती है? हेक्टेयर्स पर क्यूमेक, हेक्टेयर्स पर क्यूमेक। और यूनिट ऑफ स्टोरेज ड्यूटी क्या होती है? दैट इज नोन टू बी एज द हेक्टेयर पर मिलियन, हेक्टेयर पर मिलियन वाटर क्यूब, पर मिलियन मीटर क्यूब ऑफ द वाटर, पर मिलियन क्यूब ऑफ द वाटर। ये आपको याद रखना है, जरूरी है। तो कौन सी चीज है वैसे तो क्लियर होनी चाहिए एक एक बात। आगे मेरी बात आती है एक छोटी सी, दैट इज नोन टू बी एज द डेल्टा। नाउ व्हाट इज द डेल्टा? सर आई विल से दैट इट इज डिफाइंड एज द टोटल डेप्थ ऑफ द वाटर। It is defined as total depth of the water required for, total depth of the water required for full growing of the crop, required for full growing of the crop। और I will say that जब आपकी पूरी की पूरी फसल उग जाती है, उस दौरान जितना भी पानी आपको रिक्वायर होता है, दैट इज नोन टू बी एज डेल्टा। और I will say that total depth of the water, total depth of water required for maturity, required up to the maturity of the crop।
इज नोन टू बी एज द डेल्टा। ठीक है, दूसरा पॉइंट मैं यही कहना चाहूंगा कि इट इज जनरली एक्सप्रेस्ड इन सेंटीमीटर्स। हम इसको किस यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं? जनरली सेंटीमीटर्स के टर्म्स में एक्सप्रेस किया जाता है। ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। दिस इज व्हाट सेंटीमीटर। चलो आगे की मेरी बात आती है लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आप लोगों को कुछ डेरिवेशन और रिलेशन बताना चाहूंगा। देयर इज अ रिलेशन बिटवीन डेल्टा एंड दिस रिलेशन बिटवीन ड्यूटी डेल्टा, ड्यूटी डेल्टा। या रिलेशन से पहले एक चीज और बता देता हूँ, देयर आर सम टाइम पीरियड्स आल्सो, देयर आर सम टाइम पीरियड्स आल्सो। सबसे पहले मेरे पास आता है क्रॉप पीरियड। सबसे पहले मेरे पास आता है क्रॉप पीरियड। क्रॉप पीरियड का मतलब क्या होता है सर? पीरियड का मतलब तो टाइम है, पीरियड्स का मतलब क्या है? टाइम है। क्रॉप का मतलब क्या है? फसल का पीरियड। बोले तो फसल का टाइम, फसल से उगने से लेकर फसल को काटने तक के बीच का टाइम, फसल के उगने से लेकर फसल के काटने तक के बीच का टाइम, उसको कहलाया जाता है क्रॉप पीरियड। आई विल से दैट, दोबारा सुनेंगे। द टाइम elapsed in between, the time elapsed between instead of sowing of the crops, instead of sowing of crops to the sowing of harvesting, sorry, instead of sowing of the crops to the harvesting of the crops, is known to be as the crop period। कोई डाउट ही नहीं है, सोइंग ऑफ द क्रॉप से लेकर हार्वेस्टिंग तक के सारे समय को हम लोग कहते हैं क्रॉप पीरियड। ये चीज हम लोगों को क्लियर होनी चाहिए। इसी के साथ दूसरा टर्म मेरे पास आता है, दैट इज नोन टू बी एज द बेस पीरियड। नाउ व्हाट इज द बेस पीरियड? आई विल से दैट बेस पीरियड क्या होता है कि आप लोग क्या करते हैं, जब आप फसल को उगाते हैं, फसल उगाने से पहले पानी डालते हैं, फसल उगाने से पहले मिट्टी में पानी डालते हैं ताकि मिट्टी आपकी मॉइस्चर से भर जाए। आफ्टर दैट आप उसमें बीज बोते हैं और फिर आप लोगों का काम होता है। ये चीज आपको पता है। आई विल से दैट इट इज द टाइम elapsed बिटवीन, मेरे शब्दों पर गौर दीजिएगा अभी, टाइम elapsed बिटवीन फर्स्ट वाटरिंग, टाइम elapsed बिटवीन फर्स्ट वाटरिंग फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द लैंड, फर्स्ट वाटरिंग फॉर प्रिपरेशन ऑफ द लैंड। व्हाट डू यू मीन बाय द प्रिपरेशन ऑफ द लैंड? जमीन को तैयार करना बीज बोने के लिए, फॉर सोइंग सीड्स, the last watering before harvesting। अब मैं थोड़ा सा इसको डायग्राम की टर्म्स में अगर समझाऊं तो ज्यादा आसान रहेगा सभी के लिए। तो मैं कहता हूं लेडीज एंड जेंटलमैन यहां से कि आप लोगों के पास टोटल क्या है, आप लोगों के पास यहाँ पर आप लोग कर रहे हैं, आपकी लैंड है, फर्स्ट वाटरिंग यहाँ पर आ रही है, फर्स्ट वाटरिंग यहाँ पर आ रही है, देन उसके बाद आप लोग सीड्स उगा रहे हैं, देन उसके बाद सीड्स आ रहे हैं, देन उसके बाद आप लोगों की लास्ट वाटरिंग चल रही है, एंड देन उसके बाद आप लोगों का यहाँ पर हार्वेस्टिंग चल रहा है। ठीक है, हार्वेस्टिंग चल रहा है। तो आई विल से दैट कि आप लोगों का टोटल यहां से लेके यहां तक का जो समय है, यहां से लेके यहां तक का जो समय है, दैट समय इज नोन टू बी एज द क्रॉप पीरियड, दैट समय इज नोन टू बी एज द क्रॉप पीरियड। और यहां से यहां तक का जो समय है, यहां से यहां तक का जो समय है, दैट पीरियड इज नोन टू बी एज द बेस पीरियड। इसको हम लोग बेस पीरियड के नाम से जानते हैं। अब एक छोटी सी बात आप लोगों को याद रखनी है, नोट करके अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा कि क्रॉप पीरियड इज जनरली ग्रेटर देन बेस पीरियड। क्रॉप पीरियड हमेशा बेस पीरियड से बड़ा होता है। ठीक है, ये पहली बात। दूसरी बात मैं यहाँ पर लिखना चाहूंगा नोट में कि क्रॉप पीरियड एंड बेस पीरियड जो है डिनोट्स इन डेज। क्रॉप पीरियड एंड बेस पीरियड आर डिनोट इन, मेरी अंग्रेजी पे मत जाइएगा यार, ठीक है ना। ठीक है, एक मेरा टीचर था कॉलेज टाइम पे, तो उसको भी मेरी तरह शौक था अंग्रेजी बोलने का। आती नहीं थी बट बंदा प्रयास करता था। कॉलेज टाइम पे इतना समझ तो हमें भी नहीं होता कि किसी की प्रयासों का इज्जत कर लो। भाई साहब इंग्लिश की खोल के लेता था। एक बार क्लास में बैठे हुए थोड़ा शोर कर रहे थे, तो भाई साहब वो होता है ना टीचर के अंदर फुल जोश, ये दरवाजे पे डस्टर मारा तो आवाज गूंज जाए, एकदम बच्चा शांत हो गया। उन्हें डस्टर तो मारा नहीं, क्लास के अंदर आया एकदम कहता लिसन फर्स्टली
मैं कौन से जमाने की इंग्लिश बोलता है? लिसन फर्स्टली। और सबसे बड़ी बात है उसमें कॉन्फिडेंस इतना था, उसको शर्म भी नहीं आती थी। हम लोगों को फिर भी थोड़ी बहुत आ जाती है, हम अपनी गलती मान लेते हैं कि मेरी अंग्रेजी पे मत जाना, लेकिन वो फुल एकदम। चलिए, अभी मेरी बात आती है यहाँ से, हमारा अगला टॉपिक आता है कि रिलेशन बिटवीन ड्यूटी, डेल्टा एंड बेस पीरियड। ये हम लोगों को समझना है, इन तीनों के बीच का एक रिलेशन होता है। तो वो रिलेशन क्या होता है सर कि डेल्टा इज इक्वल टू 8.64 इंटू बी बाई डी, वेयर मैं आपको डेरिवेशन पढ़ाऊंगा। डेल्टा, वेयर डेल्टा है डी इज इक्वल टू ड्यूटी, डी इज इक्वल टू ड्यूटी एंड बी इज द बेस पीरियड, बी इज द बेस पीरियड। सपोज लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम सेइंग दैट कि आपके पास क्रॉप है, आई एम सेइंग दैट कि आपके पास क्रॉप है और डिस्चार्ज कितना जा रहा है आपका, आपको सबको पता है कि देयर इज द डिस्चार्ज ऑफ 1 मीटर क्यूब पर सेकंड इन द फील्ड। कैन से दैट टोटल वॉल्यूम ऑफ द वाटर अगर मैं निकालना चाहूँ, टोटल वॉल्यूम ऑफ द वाटर दैट इज फॉर द 1 ईयर, दैट इज फॉर द 1 ईयर। मैं बताना भूल गया क्या आप लोगों को? आई एम कंसीडरिंग 1 ईयर, ठीक है। तो यहाँ से सपोज मैं आप लोगों को कहता हूँ, यहाँ से मैंने आप लोगों को कहा कि इफ यू नीड टू कैलकुलेट वॉल्यूम देन यू कैन से दैट दिस इनटू टाइम, यू कैन से दैट ना। आई एम सेइंग दैट लेडीज एंड जेंटलमैन फ्रॉम हियर कि टोटल टाइम कितना है, टोटल ऐसा करो ना, फिर 1 ईयर क्यों लेना, बी के बीच में निकाल रहा हो तो मैंने कहा टाइम कितना है टोटल, बेस पीरियड। टाइम कितना है, बेस पीरियड। टोटल टाइम फॉर द सोइंग ऑफ द क्रॉप इज बेस पीरियड। आई कैन से दैट 1 इंटू में बी, लेकिन बी जो है वो डेज में है, बी जो है वो डेज में और ये सेकंड में है। आई नीड टू कन्वर्ट इट इनटू द सेकंड टर्म्स। आई कैन से दैट बी इंटू में 24 इंटू में 3600, 60 into 60. I'm just converting into the second terms. I will get it as कितना? I will get it as 86400, I think so. 8.6400, हाँ ठीक है। इतना सेकंड्स आ जाएगा, इतना मीटर क्यूब पानी आ रहा है मेरे पास टोटल ये। And I know that ladies and gentlemen कि मेरे पास टोटल डेल्टा क्या होता है, मेरे पास टोटल डेल्टा क्या होता है, डेल्टा इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन एरिया। सर डेल्टा क्या है, डेप्थ ही तो है। आई कैन राइट इट एज ना, एरिया किसमें अभी, हेक्टेयर्स में। आई कैन से दैट ना 8.6400 बी अपॉन में एरिया को मैंने क्या कहा, एरिया को मैंने क्या कहा यहाँ से, दैट इज नोन टू बी एज इन वो मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करा। और मुझे एक चीज पता है कि 1 मीटर क्यूब पर सेकंड से जितना भी एरिया कवर अप होता है उसको कहता हूँ ड्यूटी, उसको कहता हूँ ड्यूटी। When I will be going to solve it, I can write it as कि that area actually denotes me duty. That area जो है यही तो मेरे को ड्यूटी के बारे में बता रहे हैं भाई। एरिया अपॉन में 1 मीटर क्यूब पर सेकंड इज ड्यूटी, तो एरिया कहीं ना कहीं ड्यूटी बता रहा है। मैंने कहा ए इज इक्वल टू डी लिख सकता हूँ ना, ए इज इक्वल टू डी लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ से क्या लिखने वाला हूँ, 86400 अपॉन में 10,000 इंटू में बी बाय डी। When I will be going to solve it, I will get the relation as 8.64 B by D. Now have concentration here. ये B जो है ये क्या है सर, it is in days. B जो है ये किस में आ रहा है, हेक्टेयर्स पर मीटर क्यूब पर सेकेंड में। तो ये चीज याद रखेंगे हम लोग ना, तो काम आएगा हमारे। हाँ जी, ये किस में आ रहा है, दैट इज इन द यूनिट ऑफ हेक्टेयर्स पर क्यूबिक, हेक्टेयर्स पर मीटर क्यूब पर सेकेंड पे। और ये किस में आ रहा है, दैट इज इन डेज। एंड ये किस में आ रहा है, दैट इज इन द मीटर यूनिट, दैट इज इन द मीटर यूनिट। तो ये यूनिट का खास ध्यान देंगे क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बहुत गलत होता है। रिलेशनशिप समझ आया सभी बच्चे? एक बार मेरे को थम्स अप या यस करके लिख दो ताकि मुझे समझ आ जाए कि आप लोगों को क्लियर है। ओके, अभी मेरी बात आती है यहाँ से लेडीज एंड जेंटलमैन कि होता क्या है कि देयर आर सर्टेन टर्म्स व्हिच इज टू बी यूज्ड इन द वाटर रिक्वायरमेंट सिस्टम। तो हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को अभी डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग ना, मैं सारी टर्म लिख देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। इंपॉर्टेंट टर्म्स को अभी डिस्कस करते हैं। पहले मैंने यहाँ पर कहा कि आपके पास एक टर्म है दैट इज नोन टू बी एज द कमांड एरिया। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू द डेफिनेशन ऑफ दीज वर्ड, आई एम जस्ट हियर टू टेल यू द कंसेप्ट एंड वी विल बी फर्दर मूविंग विद द कंसेप्ट, दैट इज मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अभी एक टर्म आता है दैट इज द कमांड एरिया। ठीक है, उसके बाद मेरे पास एक टर्म आता है दैट इज नोन टू बी एज द कल्चरेबल और कल्टीवेबल। कल्टीवेबल लिखता हूँ, ज्यादा सही रहेगा। कल्टीवेबल कमांड एरिया, आई एम राइटिंग द कमांड एरिया एज CA।
तो कल्टीवेबल कमांड एरिया, तो आई कैन राइट इट एज आई एम राइटिंग इट एज सीसीए, ठीक है। तीसरा मेरे पास यहां पर आता है लेडीज एंड जेंटलमैन। तीसरा क्या, वैसे तो दो से ही समझो। मैंने तुम लोगों को कहा है यहां पर, लेडीज एंड जेंटलमैन, कि तुम्हारे पास एक टर्म है दैट इज द कमांड एरिया, एक टर्म है कल्चरेबल या कल्टीवेबल कमांड एरिया, तीसरा भी लिखी लो, चलो ग्रॉस कमांड एरिया, तीसरा भी लिखी लो ग्रॉस कमांड एरिया। अब तुम लोग समझते क्या, व्हाट डू यू मीन बाय द कमांड एरिया, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कमांड एरिया? जहां पर तुम्हारी कमांड है और तुम क्या हो, जहां पर तुम्हारी कमांड है तुम क्या हो? अरे सर इरिगेशन इंजीनियर हो ना, वही तो पढ़ रहे हो ना, इरिगेशन इंजीनियर हो। आई कैन से दैट ना, तुम्हारी कमांड कहां पर, तुम्हारी कमांड इरिगेशन इंजीनियरिंग में मींस उस एरिया पे जहां पे इरिगेशन कर सकता हूं, या फिर अपनी नहर से उस एरिया पे इरिगेशन करा सकता हूं, दैट इज द कमांड एरिया। सही बोला। आई कैन से दैट ना, इट इज डिफाइंड एज द एरिया ओवर विच इरिगेशन कैन बी डन, एरिया ओवर विच इरिगेशन कैन बी डन। मेरी बात को ना समझते हुए चलना। इरिगेशन कैन बी डन फ्रॉम कैनाल, कैन डन फ्रॉम कैनाल, ये चीज समझ में आ गई मुझे, यहां से कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई। उसके बाद मेरे पास एक टर्म आ रहा है दैट इज नोन टू बी एज द कल्टीवेबल कमांड एरिया। इस कल्टीवेबल कमांड एरिया को समझने से पहले बात को समझना। सर आपके पास पूरी एक लैंड है, मैं आपको एक छोटा सा टर्म बताता हूं। आपको ये चीज तो पता है कि ग्रॉस का मतलब होता है टोटल, ग्रॉस का मतलब होता है टोटल, ग्रॉस का मतलब होता है टोटल। Sir, I am saying that कि suppose this is your canal, and from the canal you are just diverting your water from the canal to the field, and this is your area which is to be irrigated. This is your area. Got it? And I am saying that कि this area is also having some boundaries which is in the form of the drainage. This area is also having some boundaries which is in the form of the drainage. Now, ladies and gentlemen, have a concentration here. This is the drainage system. This is the drainage system. And it includes in the field. You can say that it is the canal. Canal बिल्कुल separate है, लेकिन कैनाल से फील्ड तक पानी लाने वाले पाइप को मैं क्या कहूंगा, कन्वेयंस पाइप। और तुम्हें एक चीज तो पता है कि विदाउट द हेल्प ऑफ द कन्वेयंस चैनल, तुम पानी ला ही नहीं सकते। शब्दों पर गौर देंगे। तुम कह सकते हो ये चीज कि ये जो कन्वेयंस चैनल है ये मेरे इरिगेशन प्रोजेक्ट में इंक्लूड होगा। सर मुझे कोई काम स्टार्ट करना है और किसी सामान की जरूरत है तो वो मेरे खर्चे में गिना जाएगा ना, उसके बिना मेरा काम नहीं हो सकता। मैंने कहा विदाउट द हेल्प ऑफ द कन्वेयंस चैनल आई कैन नॉट स्टार्ट माई इरिगेशन प्रोजेक्ट, सो इट इज द पार्ट ऑफ माई इरिगेशन प्रोजेक्ट। And I can also say that that area which is covered under the conveyance channel, that area which is covered under the conveyance channel will be going to cover up in the irrigation project area. I can say that now, that area which is under the conveyance channel will be going to cover up in the irrigation projected area. Sir, I know that कि मेरा जो area of concentration था ना, वो एरिया ऑफ कॉन्सेंट्रेशन मेरा यहीं से स्टार्ट हो गया था और यहां तक चला था। ये क्या बता रहा है, दिस टेल्स मी अबाउट द एरिया ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, हैव अ कंसंट्रेशन ऑन माय एरिया, ठीक है। आई एम सेइंग दैट इज द एरिया ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। आई एम सेइंग दैट लेडीज एंड जेंटलमैन, ये क्या है, ये है मेरा एरिया ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। और यहां पर मैंने कहा कि दिस इज माय ड्रेनेज सिस्टम। इसी ड्रेनेज सिस्टम के बीच में मेरी खेती तो उगेगी, यहां मेरी खेती उग सकती है। दिस इज एक्चुअली द कल्टीवेबल एरिया। मेरी बात को ना अभी क्लियर करते हुए चलना और ज्यादा समझ आ जाएगा। मैंने कहा यहां से कि दिस इज एक्चुअली द कल्टीवेबल एरिया। अभी तुम लोगों को एक चीज समझते हुए चलनी है कि सर आपकी कमांड कहां से स्टार्ट होगी। आप एक इरिगेशन इंजीनियर हो, आपकी कमांड कहां से स्टार्ट होगी। मैं एक ही बात कहूंगा, मेरी कमांड यहां से स्टार्ट होगी। मेरे को अपने कन्वेंस चैनल को भी, मैं किसी चीज में एक पैसा लगा दूं, मैं उस पर मक्खी ना भी नखने दूं, ये तो फिर भी मेरी जमीन का टुकड़ा है। सिंपल सी बात है। सही बोल रहा हूं मैं, कोई गलत थोड़ी बोल रहा हूं। आई कैन से दैट लेडीज एंड जेंटलमैन कि तुम्हारी जो कमांड है वो यहां से स्टार्ट होगी और यहां तक चलेगी फुल एरिया। सर कमांड एरिया समझ में आ चुका है, जिस एरिया में कमांड है।
अभी मैंने कहा कि अब तुम कमांड तो कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी ओरिजिनल इरिगेशन फील्ड कौन सी है? वो सिर्फ यही है। ओरिजिनल इरिगेशन फील्ड मेरी ये है, ओरिजिनल इरिगेशन फील्ड मेरी ये है, लेकिन इसमें से जो फसल उग रही है वो इसके भी अंदर आ रही है। आई कैन से दैट लेडीज एंड जेंटलमैन, सर ग्रोस एरिया बोले तो फील्ड का एरिया, लेकिन उसमें से जितने पोर्शन पे खेती उग रही है दैट इज द कल्टीवेबल एरिया, और जितने पे नहीं उग रही दैट इज द नॉन कल्टीवेबल एरिया। आई कैन से वन थिंग टू यू लेडीज एंड जेंटलमैन, ग्रोस एरिया बोले तो टोटल एरिया ऑफ द फील्ड, टोटल एरिया ऑफ द फील्ड, टोटल एरिया ऑफ द फील्ड इंक्लूडिंग ड्रेनेज सिस्टम, इंक्लूडिंग ड्रेनेज सिस्टम। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इंक्लूडिंग ड्रेनेज सिस्टम। And I am also saying that total area of the field on which, total area of the field, total area of the field on which crops can grow, crops can grow। तो मुझे ये चीज तो समझ में आ गई है कि ग्रॉस एरिया विल बी गोइंग टू इंक्लूड व्हाट। ग्रॉस एरिया अपने अंदर क्या समा के रख रहा है? मैं यहां से एक चीज तो जान के लिख सकता हूं ना कि ग्रॉस एरिया के अंदर दो चीजें आ रही है। ग्रॉस एरिया इंक्लूड्स, ग्रॉस एरिया इंक्लूड्स ड्रेनेज सिस्टम प्लस ड्रेन सिस्टम। ड्रेनेज कौन सी रहेगी सर? ओपन ड्रेन्स। ड्रेनेज ओपन ड्रेन्स रहेंगी, सरफेस ड्रेन्स रहेंगी। ड्रेनेज सिस्टम प्लस कल्टीवेबल कमांड एरिया, CCA। समझ में आ रहा है सर? आई एम ऑल्सो सेइंग वन थिंग टू यू, यू कैन से दैट कि कमांड एरिया सबसे बड़ा होगा। एरिया के पोर्शन पे अगर लिखना चाहूं, कमांड एरिया सबसे बड़ा होगा, उसके बाद मेरा CCA आएगा, सॉरी GCA आएगा, उसके बाद मेरा CCA आएगा। इसमें कोई डाउट ही नहीं है, ये चीज भी क्लियर है सभी को। एक एक चीज क्लियर होना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए, वो फील नहीं आता। ठीक है, चलिए। There is also another term that is known to be as the intensity of irrigation. That is also known to be as the intensity of irrigation. Now everybody can define it. What do you mean by the intensity of irrigation? Can you please define it to me? इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन से आप क्या समझते हैं? What do you mean by the intensity of irrigation? जल्दी बताएंगे। Obviously, I will say that कि कितना परसेंट एरिया मैंने यहाँ पर अपना इरिगेट किया है। परसेंटेज ऑफ कल्टीवेबल कमांड एरिया इरिगेटेड एनुअली। कितना परसेंट एरिया मैंने इरिगेट किया है? परसेंटेज ऑफ द कल्टीवेबल कमांड एरिया इरिगेटेड एनुअली। क्लियर है? ठीक है। अभी एक छोटी सी डाउट आती है मुझे यहाँ पर। डाउट तो क्या है, बस यही है और कुछ नहीं है। मेजर चीज इसके बाद मेरी एक और टर्म आती है, दैट इज नोन टू बी एज द पालियो इरिगेशन। डू यू नो व्हाट इज द पालियो इरिगेशन? आप लोग पालियो इरिगेशन के बारे में बता सकते हैं? एक सेंटेंस जल्दी से बोलिएगा तो आगे चलेंगे। I will say that it is the first watering. It is the first watering. ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछता है। It is the first watering before sowing of the crops. Before sowing of the crops. That is known to be as the paleo irrigation. Now there is also another term. It is defined as the core watering. Do you know what is core watering? Can you please tell me? It is defined as the first watering. It is defined as first watering. After growing of the crops. After growing of the crops to certain, it is defined as the first watering after growing of the crops to certain centimeter height. Or I will say that
It is the first watering after the sowing of the crop. It is the first watering. It is the first watering after sowing of the crop. बिफोर सोइंग में पालियो था, आफ्टर सोइंग में कोर है. फर्स्ट वाटरिंग ऑफ द आफ्टर सोइंग ऑफ द क्रॉप. सॉरी. Now, ladies and gentlemen, have a concentration here. There are two terms that are known to be as the core depth and core watering. Sorry, core depth and core period. So the amount of the water, the amount of the depth of the water which is required for the core watering is known to be as the core depth. बेसिक सी चीज है, नाम सजेस्ट कर रहे हैं, जरा इसको डिफाइन कर लेते हैं. तो व्हाट डू यू मीन बाय द कोर डेप्थ? आई विल से दैट अमाउंट ऑफ द वाटर required during the core watering is called core depth. इसको हम क्या नाम देते हैं? इसको हम core depth का नाम देते हैं. Can you please define me core period? Can you please define me core period? Can you please define me core period? Sowing to watering. समझा नहीं मैं. अच्छा अच्छा अच्छा. Yes 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 yes. Period of the core watering. ऐसा लिख लेता हूँ. खत्म. अब एक छोटा सा नोट करके लिखना. Core watering is the maximum depth of the water. नोट करके लिख लो. Core depth is the maximum depth of the water of all depths. Maximum depth of watering of from all watering depths. ठीक है. आगे की मेरी बात आती है यहाँ से लेडीज एंड जेंटलमैन कि कोर पीरियड हो गया, कोर वाटरिंग हो गया, ये सब हो गया. नाउ इसके बाद मेरा एक छोटा सा ही चीज आता है, दैट इज द कैपेसिटी फैक्टर एंड टाइम फैक्टर. Capacity factor is defined as the average supply discharge. It is defined as the ratio of average supply discharge from the canal, average supply discharge from the canal to the main supply discharge from the canal. To the main supply discharge, sorry, main बोले तो maximum. To the maximum supply discharge from canal. Now there is another term that is known to be as the time factor. देखिए मैं आपको एक ही चीज बताना चाहता हूँ, ये सारी चीजों के ऑब्जेक्टिव में फॉर्मूले भी पूछे जाते हैं और इसके क्वेश्चन भी आप लोगों से एग्जाम में न्यूमेरिकल बेसिस पे पूछ लिया जाता है. इसलिए आप लोगों को फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है. और ऐसा कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस अलग है भी नहीं कि मुझे कोई समझाना पड़े. सबको पता है कि एवरेज टू मैक्सिमम का रेशियो कैपेसिटी फैक्टर है. व्हाट इज द कैपेसिटी फैक्टर? कि आपकी कैनाल में से कितना डिस्चार्ज आ रहा है, एक बारी में कितना लिया जा रहा है और एक बारी में मैक्सिमम कितना था. तो वी आर जस्ट कंपेयरिंग द एवरेज डिस्चार्ज फ्रॉम द मैक्सिमम वैल्यू, दैट इज द कैपेसिटी फैक्टर, नथिंग एल्स. इट डिपेंड्स ऑन द फील्ड. एक्चुअली कैपेसिटी फैक्टर ऑफ फील्ड है. कई बच्चे इसको समझते हैं कि कैपेसिटी फैक्टर ऑफ कैनाल है, लेकिन इट इज द कैपेसिटी फैक्टर ऑफ द फील्ड की व्हाट इज द एबिलिटी ऑफ द फील्ड टू कैरी द वाटर. व्हाट इज द एबिलिटी ऑफ द फील्ड टू कैरी द वाटर. बात को समझने की कोशिश करना. मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, यहाँ पर मीनाक्षी बहिरा ने भी वही कमेंट लिख रखा है कि फर्स्ट वाटरिंग जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है. इट इज मैक्सिमम ऑफ ऑल वाटरिंग्स. तुम कह सकते हो कि मैक्सिमम डिस्चार्ज पहली बारी में ला सकते हो. उसके बाद तुम कह सकते हो कि डिस्चार्ज जनरली कम जाता है एंड इट इज अ वेरिएबल. कई बारी कम, तो गर्मी बहुत पड़ रही है तो ज्यादा भी जा सकता है. तो मैं क्या कर रहा हूँ, इट एक्चुअली टेल्स मी द कैपेसिटी ऑफ द फील्ड कि वो कितना पानी ले रहा है, कितना पानी रोक रहा है. तो वो कैपेसिटी फैक्टर से मुझे पता लगता है. समझ में आ रहा है कैपेसिटी फैक्टर की प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस क्या है. ठीक है. टाइम फैक्टर आपको क्या बताता है? टाइम फैक्टर आता है कि साल के अंदर आप लोगों का कैनाल कितने दिन चला, नंबर ऑफ डेज. टाइम फैक्टर इज द नंबर ऑफ डेज फॉर विच कैनाल रन्स, फॉर विच कैनाल एक्चुअली रन. कितने दिन के लिए कैनाल से पानी लिया गया, कितने दिन के लिए कैनाल से पानी लिया गया
और टोटल वाटरिंग पीरियड कितना था, नंबर ऑफ डेज फॉर द वाटरिंग पीरियड कितना। अब मेरी बात को समझना, बट द टाइम फैक्टर एक्चुअली टेल्स टू यू, टाइम फैक्टर एक्चुअली टेल्स टू यू द एफिशिएंसी ऑफ द कैनाल, नथिंग एल्स। टाइम फैक्टर एक्चुअली टेल्स टू यू द एफिशिएंसी ऑफ कैनाल। देखिए बात को समझना, एक बार ही कैनाल के अंदर अगर पानी डाल दिया, कैनाल फुल हो गई, तो आप लोग कैनाल को फिर बहुत देर तक छोड़ते नहीं, पानी रोक दो पीछे से। लेकिन अगर कैनाल के बहुत एफिशिएंसी है कैनाल की, तो वो लॉसेस कम करेगा, लॉसेस कम करेगा तो पानी विल बी अवेलेबल फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज, ज्यादा वाटरिंग कर सकता हूँ। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर कैनाल की एफिशिएंसी अच्छी है तो तुम लोगों का टाइम फैक्टर कम आएगा, तुम लोगों का टाइम फैक्टर कम आएगा, क्योंकि सॉरी हाँ टाइम फैक्टर कम आएगा, क्योंकि कैनाल को एक्चुअली में रन आप बहुत कम दिनों के लिए करोगे। लेकिन अगर कैनाल की एफिशिएंसी बहुत कम है तो आपको बहुत दिन के लिए कैनाल को रन करना पड़ेगा, टाइम फैक्टर ज्यादा आ रहा है ये, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, दैट इज एक्चुअली द प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कैनाल एंड दैट इज द प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ फील्ड। आगे मेरी बात आती है यहाँ से लेडीज एंड जेंटलमैन, छोटी सी टर्म और आती है, दैट इज नोन टू बी एज द क्रॉप रेशियो। नाउ व्हाट इज द क्रॉप रेशियो, व्हाट इज द क्रॉप रेशियो, कैन एनीबॉडी टेल मी? I'll say that it is defined as the ratio of area to be irrigated in rabi crops to kharif crops, यही आता है और कुछ नहीं है। एरिया अंडर खरीफ क्रॉप, आप गलत कह रहे, उतना नहीं कह रहे, रबी टू खरीफ होता है, रबी खरीफ रेशियो है ये, रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द लैंड, एरिया टू बी इरिगेटेड रबी क्रॉप्स टू एरिया irrigated in kharif crops। यही ठीक है। सो आई कैन से दैट ए रबी अपॉन ए, दैट इज द क्रॉप रेशियो, नथिंग एल्स, ठीक है। अब एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि क्रॉप रेशियो का जनरल यूज कहाँ पे करा जाता है। देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको पिछले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4 में, सॉरी पिछला नहीं अगला लेक्चर जो पहले हो गया, उसमें मैंने आपको क्रॉप रोटेशन के बारे में बताया था। व्हाट डू यू मीन बाय द क्रॉप रोटेशन? सर पानी अगर बहुत ज्यादा अप्लाई किया जा रहा है तो हम दूसरी फील्ड में कम पानी वाली क्रॉप्स को लगा देते हैं ताकि उसकी मेंटेनेंस जारी रहे, सॉइल। दैट इज द प्रोसेस ऑफ क्रॉप रोटेशन, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। यू कैन से दैट कि विद द हेल्प ऑफ द क्रॉप रेशियो टर्म आप यहाँ पर कहीं ना कहीं क्रॉप रोटेशन से इसको रिलेट कर सकते हैं। भाई आपको अगर ये पता है कि इसने कितना एरिया इरिगेट किया है, पानी पीछे से कांस्टेंट डिस्चार्ज से आ रहा है, यहाँ पे आपको पता है कि इसका कितना और है, देन यू कैन से दैट कि एक्चुअली में क्रॉप रेशियो से क्रॉप रोटेशन की टर्म्स को आप सिग्निफाइज कर सकते हैं। सो आई कैन से दैट दिस क्रॉप रेशियो हेल्प्स एंड दिस क्रॉप रेशियो हेल्पफुल इन क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रेशियो क्रॉप रोटेशन के लिए बहुत हेल्पफुल रहती है। इससे मुझे ये पता लगता है कि मुझे कितनी डेप्थ के पानी के लिए सॉइल की अभी जगह बची है और उसके हिसाब से मैं कौन सी क्रॉप उसमें लगाऊं, दैट इज द मेन थिंग, ठीक है। उसके बाद मेरे पास एक आता है आउटलेट फैक्टर, ये कुछ नहीं है, बेकार की बात है, हटाओ उसको, बाद में करेंगे। डायरेक्ट टर्म्स पर आते हैं, दैट इज नोन टू बी एज द इरिगेशन एफिशिएंसीज, ये बहुत जरूरी है। अगली मेरी टर्म आती है, दैट इज नोन टू बी एज द इरिगेशन एफिशिएंसीज। देखिए इरिगेशन सिस्टम में आप सभी को पता है, सभी को पता है सर, इरिगेशन सिस्टम की मैं बात करता हूं अगर यहाँ पर, तो इरिगेशन सिस्टम सिर्फ फील्ड में पानी डालना नहीं होता। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात करी, कैनाल से पानी लाना भी एक इरिगेशन इंजीनियर की जिम्मेदारी है, और पानी आने में कितना लॉस हो रहा है ये भी आपको पता है। The water is being conveyed from the canal to the field. There are the chances of the losses that has to be occur in the field, in the conveyance of the water, and that losses की वजह से efficiency कम हो जाएगी। Sir, I will say that कि when the water is being transferred to the field, आफ्टर ट्रांसफरिंग सॉइल पे डिपेंड करता है कि मिट्टी में पानी कितना परकोलेट हो रहा है। अगर मिट्टी में परकोलेशन बहुत ज्यादा है, परमेबिलिटी बहुत ज्यादा है,
then the water will be going to join the water table and it won't be available for the plant roots as well. I can say that efficiency कम हो गया. I can say that, ladies and gentlemen, कि मेरी फील्ड के अंदर मैंने अपने कन्वेयंस चैनल से पानी डालने की कोशिश तो करी, लेकिन फील्ड की इरेगुलरिटी की वजह से हर एरिया तक पानी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा. तो जिस एरिया में पानी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा, आई कैन से दैट वहां की क्रॉप बेकार हो जाएगी. वहां पे एक एफिशिएंसी डिनोट हो रही है कि पानी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा. आई एम सेइंग दैट, लेडीज एंड जेंटलमैन, if there are the chances of the losses, if there are the chances of the losses, that losses can be the runoff losses, that losses can be the evaporation, that losses can be the percolation losses. I am saying that कि तुमने फील्ड में पानी तो डाल दिया, पानी स्टोर तो हो रहा है, बट अगर सॉइल की परमेबिलिटी बिल्कुल कम है तो तुम्हारा वो पानी रूट जोन तक नहीं जा पाएगा. शब्दों पर गौर देना. तुम्हारा वो पानी रूट जोन तक नहीं जा पाएगा. रूट जोन तक नहीं गया तो तुम फिर पछताओगे. क्यों सर? क्रॉप्स कैसे उगेंगी ना, तो वहां पर भी एफिशिएंसी कम हो जाएगी. 4 तरीके से बता चुका हूं मैं, जरा करके हम डिफाइन कर ले इनको. तो अभी पहली मेरी जो एफिशिएंसी आती है, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ एफिशिएंसीज एक्चुअली व्हिच वी यूज इन इरिगेशन. पहली एफिशिएंसी जो मेरी आती है यहाँ पर, दैट इज नोन टू बी एज द कन्वेयंस एफिशिएंसी. दैट इज नोन टू बी एज द वाटर कन्वेयंस या कन्वेयंस एफिशिएंसी. सेकंड एफिशिएंसी मेरी जो यहाँ से आती है, दैट इज नोन टू बी एज द वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी. थर्ड एफिशिएंसी मेरी जो यहाँ से आती है, दैट इज नोन टू बी एज द वाटर यूज एफिशिएंसी. फोर्थ एफिशिएंसी जो मेरी यहाँ से आती है, दैट इज नोन टू बी एज द डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी. The fifth efficiency which comes to us is storage efficiency. This is actually the main phenomena. और इसी चीज को मुझे अभी क्लियर भी करना है. अभी आप सभी को पता है मेरे प्यारे दोस्तों कि अगर मैं एफिशिएंसीज को डिफाइन करना चाहता हूँ तो बेसिक टर्म क्या होती है. सबको एक चीज तो पता है कि भैया एफिशिएंसी इज डिनोटेड बाय इनपुट अपॉन आउटपुट. एफिशिएंसी क्या होता है? तो आउटपुट मुझे मिल रहा है विद रिस्पेक्ट टू द इनपुट, दैट इज नोन टू बी एज एफिशिएंट. मैंने कहा मैंने एक बच्चे को दिए 10 रुपए, रिटर्न में उसने मुझे 15 कर दिए. मेरी नजर में वो बच्चा क्या हुआ? बताना जरा. एफिशिएंट नहीं हुआ, हिसाब का कमजोर हुआ. ठीक है, तो मतलब मैंने इनपुट कितना दिया था और आउटपुट मुझे कितना मिल रहा है, दैट इज एक्चुअली टर्म्स एफिशिएंसी. तो अभी मेरी बात आती है यहां से. जब मैंने आप लोगों को अभी अभी ये बोला कि एफिशिएंट नहीं हुआ, हिसाब का कम हुआ, तो मेरे दिमाग में एक डायलॉग आया. नाना पाटेकर की एक ऑडियो थी, बड़ी फेमस हुई थी उस टाइम पे. वो ऐसा बोल रहा था कि सूरज हुआ मध्यम, चांद ढलने लगा, मैं ठहरा रहा, जमीन चलने लगी, ऐसा कुछ. तो एकदम से नाना पाटेकर कहता है, कोई प्यार व्यार नहीं है, ये भूकंप आया हुआ है, जल्दी से तू जा और बच. ठीक है, तो उस टाइप का कुछ वीडियो था, बड़ा सही गया था. अभी बात आती है, जरा एफिशिएंसी की बात कर लेते हैं यहाँ से. नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, आई कैन से दैट व्हेनेवर आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द कन्वेयंस. हाँ, ये देख संदेश मामरे, कुछ भी कहो, नाना साहिब है तगड़े. कन्वेयंस एफिशिएंसी की मैं बात करना चाहूँ तो तुम लोग यहाँ से कह सकते हो कि कन्वेयंस में कितना लॉस हो रहा है. कन्वेयंस में कितना लॉस हो रहा है तुमको यही तो पता करना है. तुम यहाँ से कह सकते हो कि तुमने पीछे से कितना पानी भेजा और फील्ड तक कितना आया. सर 100 रुपए भेजे थे, रास्ते में 50 कहाँ गए? वो हमारे सरकारी कर्मचारी खा गए. यही होता है. तो आई कैन से दैट ना कि वाटर डिलीवर टू द फील्ड, वाटर डिलीवर टू द फील्ड. सर रटना मत, समझना, फॉर्मूला तो खुद बना दोगे. वाटर डिलीवर टू फील्ड अपॉन में वाटर सेंड टू द फील्ड. अब तुम लोग जिंदगी में कभी भी देखना, ये फॉर्मूला कभी नहीं मिलेगा. ये फॉर्मूला है ही नहीं. फॉर्मूला यही है, वो शब्द अलग है उनके. तो मैंने तुम्हें जिस भाषा में लिखवाया है ना, वो बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल बेसिक है, और जिंदगी में तुम भूलने भी नहीं वाले. लेकिन वो भी लिख लो यार, कल को कोई किताब पढ़ो, तुम मेरे को कह दोगे कि ये क्या लिखवा रहे हो. कन्वेयंस एफिशिएंसी बोले तो मैं ऐसा लिख लेता हूँ, WC, वाटर कन्वेयंस. मैं इसको ऐसा लिखना चाहूंगा, वाटर डिलीवर टू द फील्ड, वाटर डिलीवर टू द फील्ड अपॉन में वाटर
diverted from the canal, upon water diverted from the canal to the field. Now ladies and gentlemen, एक छोटा सा नोट करके याद रखना कि ये कन्वेंस एफिशिएंसी बताता क्या है. Eta Ca denotes what? Eta Ca denotes to me what? It tells me about the loss during conveyance of the water. Loss during conveyance of the water from canal to field. सिंपल सी बात है, from canal to field, है ना. अब मेरी बात आती है सेकंड वन, that is known to be as what? Water application efficiency. समझने का प्रयास करना. I am saying that ladies and gentlemen, water application से क्या समझ रहे हो? Water apply कितना किया गया? Water apply कितना किया गया? सर मैंने पीछे से कहा तुमको, मेरी बात को ना अभी क्लियर करते हुए चलना, तुम्हें एक एक चीज ऐसी समझाऊंगा कि तुम कहोगे हाँ समझ आ गया. मैंने कहा कि यहाँ कैनाल से तुम लोग निकाल रहे हो 100 मीटर क्यूब का पानी, रास्ते से पाइप में आया, पाइप में आने के बाद यहाँ पर लॉस हुआ, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 99 मीटर क्यूब आया, 1 मीटर क्यूब का लॉस हो गया. ठीक है, कौन सा लॉस है? कन्वेयंस लॉस है. इसके बाद मैंने कहा कि ये 99 मीटर क्यूब पानी जो तुम लेकर आ रहे थे, इस 99 मीटर, ये तुम्हारी फील्ड है, इस 99 मीटर क्यूब पानी में से सॉइल ने जो एब्जॉर्ब करा ना, मेरे शब्दों पर गौर देना, सॉइल ने जितना पानी एब्जॉर्ब करा, सॉइल ने जितना पानी एब्जॉर्ब करा, दैट इज द एब्जॉर्ब वाटर बाय द सॉइल, एब्जॉर्ब्ड बाय द सॉइल, वो था तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ 70 मीटर क्यूब. बाकी का जो 29 मीटर क्यूब है, ये क्या हो गया? लॉस हो गया. ये वाटर लॉगिंग का केस दिखा रहा है, दैट यू नीड टू एक्चुअली पंप आउट फ्रॉम द फील्ड. वो आपको फील्ड से बाहर निकालना पड़ेगा फिर. तो दैट इज एक्चुअली टेल्स मी अबाउट द लॉस, दैट लॉस इन द फील्ड. अभी कौन सा फील्ड, क्या बोल रहे हो, कुछ तो समझा दो. सुनो, मैंने कहा कि तुम लोगों ने 99 मीटर क्यूब पानी डिलीवर करा था, अप्लाई किया था. शब्द पर गौर देंगे, डिलीवर नहीं करा था, अप्लाई किया था. फील्ड में भेज नहीं रहे हो, फील्ड में अप्लाई कर रहे हो तुम लोग, लेकिन तुम्हारा जो उपयोग में आया वो आया सिर्फ 70 मीटर क्यूब, 29 मीटर क्यूब लॉस हो गया. कौन सा लॉस हुआ? सर अप्लाई करने के दौरान लॉस हुआ ना, दैट इज एप्लीकेशन लॉस, दैट इज एप्लीकेशन लॉस. अभी तुम लोग एक चीज का याद रखना है, आई एम सेइंग दैट लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट इज एप्लीकेशन लॉस. आई कैन राइट द फॉर्मूला फॉर माय एनालिसिस एंड एक्सपीरियंसेस. व्हाट? कि भैया वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन, मेरे शब्दों पर गौर देना, ये डेफिनेशन बिल्कुल गलत है, मैं आपको समझाना चाहूंगा. ये लिखा गया वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन अपॉन द क्वांटिटी ऑफ द वाटर अप्लाइड, अपॉन क्वांटिटी ऑफ वाटर अप्लाइड. तुम लोग कह सकते हो ना, कोई डाउट तो नहीं, इनटू 100. सर इसके बाद एक और मेरे पास आती है, दैट इज नोन टू बी एज द, इसके बाद मेरे पास एक और आती है, दैट इज नोन टू बी एज द वाटर यूज एफिशिएंसी. इसको समझना है, बड़ी कंफ्यूज करने वाली चीज आ रही है, वाटर यूज एफिशिएंसी. सर आई एम सेइंग ओनली वन थिंग टू यू. अभी तक तुम मुझको ये बता दो, तुमने इरिगेशन में यूज शब्द कहां पे सुना? अभी तक तुम मुझे सिर्फ एक ही बता दो, इरिगेशन में यूज शब्द कहां सुना? तुम अगर वो यूज शब्द का सही उपयोग मुझे बता रहे हो ना, मेरे पढ़ाने की जरूरत नहीं है, तुम समझ जाओगे पक्का. प्लांट यूज कौन सा समझा? प्लांट में यूज कब लगाया आपने? नहीं, यूज शब्द प्रॉपर यूज किया है हमने वहां, किस चीज में हमने यूज शब्द यूज करा है? नरपत माली, एक बात कहें हम आपको, दिल से मत लगाइए. जितना जोश से आपने हमें ये कहा था ना सर इरिगेशन, और जितने समय तक आपने वो चिल्ला के हमें कहा था इरिगेशन, हमने तो पुकार सुन ली, लेकिन हमारी आप नहीं सुन रहे, आप पढ़ नहीं रहे. आप ही नहीं, कोई भी नहीं पढ़ रहा. इस हिसाब से लेक्चर नंबर 4 में मैंने एक शब्द पढ़ाया था, दैट इज द कंजम्पटिव यूज. टीचिंग रिक्वायरमेंट में पढ़ाया था कंजम्पटिव यूज. इरिगेशन में शायद एक ही वर्ड है जिसके साथ यूज लगा है अभी तक. कंजम्पटिव यूज पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? डू यू नो द मीनिंग ऑफ कंजम्पटिव यूज? डू यू नो द मीनिंग ऑफ कंजम्पटिव यूज? एंड आई विल से ओनली वन थिंग टू यू, कि तुमने अप्लाई कितना किया था और उसमें से कंजम्पटिव यूज कितना हुआ है. बस हो गया काम. आई एम सेइंग दैट इसका प्रॉपर वाटर यूज का ऐसे लिख देता हूँ, ईटा यू, पीछे वाले को लिख दा ईटा ए, पीछे वाले को लिख देता हूँ ईटा ए, इसको लिख देता हूँ ईटा यू. आई कैन से दैट यूज में मैं लिख सकता हूँ
कि वाटर यूज्ड एफिशिएंटली या इफेक्टिवली, कुछ भी लिख लो, इफेक्टिवली कर लो, ब्रैकेट में लिख लो कंजम्पटिव यूज, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। ब्रैकेट में लिख लो कंजम्पटिव यूज। अभी मैं जो अपने मन के अंदर बात लेकर बैठा हूँ जरा सुनिएगा। क्वांटिटी ऑफ द वाटर डिलीवर्ड, अभी मेरी बात को क्लियर करना है यहाँ से लेडीज एंड जेंटलमैन। पीछे वाली भी बात करूं मैं तो पीछे वाला और ये वाला भाई बहन सा लग रहा है देखने में, कुछ अलग नहीं लग रहा। मेजर थिंग क्या आ रही है कि ये रूट जोन जो है ना यहाँ पर, ये चीज इट एक्चुअली इंक्लूड्स द लीचिंग रिक्वायरमेंट ऑल्सो। तो ये नोट करके लिख लेता हूं मैं कि वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी इंक्लूड्स consumptive use of the water as well as leaching requirement. Consumptive use and leaching requirement. So I can write, ladies and gentlemen, from here, I can write from here कि eta application is equal to में consumptive use of the water upon में delivered water plus leaching requirement of the water upon में delivered water. I can write it as ना eta A is equal to eta U plus में leaching requirement upon में delivered water कोई efficiency नहीं होती। Why? सर इरिगेशन में ये कौन सी एफिशिएंसी है? आपकी क्रॉप से रिलेटेड कुछ नहीं है ना, ये आपने पानी दिया था उसमें से नमक आ रहा है, ठीक है, तो क्रॉप से रिलेटेड नहीं आ रहा, इसलिए इसको कोई एफिशिएंसी का नाम नहीं दिया गया। बट हम ये कह सकते हैं कि इट इज डिफाइंड एज द लीचिंग एफिशिएंसी। इट इज डिफाइंड एज द लीचिंग एफिशिएंसी। लीचिंग कितना सक्सेसफुल हो रहा है आप लोगों का, तो ये एक क्या कहलाती है? लीचिंग एफिशिएंसी कहलाती है। तो ये आप लोग लिख सकते हैं कि ईटा एप्लीकेशन इज इक्वल टू यूज प्लस में लीचिंग एफिशिएंसी। ठीक है, ये छोटा सा चीज है, आप लोगों को ये चीज याद रखनी है। इसके बाद एक चौथी एफिशिएंसी मेरे पास आती है, दैट इज नोन टू बी एज द डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी। सबको पता है यार डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी क्या बता रहा है, पानी कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना, पानी डिस्ट्रीब्यूट हो कैसे रहा है। इट इज हैविंग वन फार्मूला, देयर इज नो कांसेप्ट। आई विल से दैट इट टेल्स अस अबाउट distribution of the water in the field, distribution extent of water in the field। जाहिर सी बात है वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी का मैं फॉर्मूला लिखना चाहूँ अगर, तो एक फॉर्मूला याद रखिएगा 1 minus y by d into में है 1 minus y by d into 100 where y is equal to what and d is equal to what? y is the numerical deviation in the depth of the water। अभी मैं तुम लोगों को ये कुछ नहीं समझा सकता, क्वेश्चन कराऊंगा तो समझ आ जाएगा। ठीक है, न्यूमेरिकल डेविएशन इन डेप्थ ऑफ द वाटर। What is d? What is d? That is the average depth of the water applied। ठीक है, अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो समझ आ जाएगा, डोंट वरी अबाउट दिस। ठीक ना, एक लास्ट एफिशिएंसी आती है वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी। व्हाट डू यू मीन बाय द वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी? फॉर्मूला लिखूंगा समझ आ जाएगा। इट टेल्स अस अबाउट, मैं इसको डिनोट कर रहा हूं ईटा एस से, और इसका फॉर्मूला मेरे पास क्या आता है? वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन अपॉन में water required in the field to maintain the condition of field capacity। Water requirement in field to maintain condition of field capacity। फील्ड कैपेसिटी की कंडीशन मेंटेन करने के लिए आपको कितने पानी की जरूरत है? ओके, सो अभी बात आती है यहाँ से कि कितना पानी स्टोर हो रहा है।
और आप लोगों को पानी फील्ड में कितना अप्लाई करना है ताकि वो फील्ड कैपेसिटी की कंडीशन को मेंटेन कर सके। फील्ड कैपेसिटी याद है ना, लेक्चर नंबर 2 वाला टॉपिक। फील्ड कैपेसिटी बताता क्या था, वाटर की स्टोरेज एफिशिएंसी के बारे में तो बता रहा था, ग्रेविटी के अगेंस्ट पानी कितना मिट्टी के अंदर स्टोर हो रहा है, तो कितना पानी जरूरत है आप लोगों को फील्ड कैपेसिटी की कंडीशन मेंटेन करने के लिए, दैट इज द ईटाएस। हम लोगों ने अभी क्या क्या पढ़ा, हम लोगों ने अभी कन्वेंस एफिशिएंसी पढ़ा, एप्लीकेशन पढ़ा, यूज पढ़ा, स्टोर्ड पढ़ा और डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा। क्लियर है? एक बार सभी बच्चे यस करके लिखवाओ। तो आगे चलते हैं, एक छोटा सा नोट करके और लिख सकते हैं अगर लिखना चाहो यहाँ पर कि वाटर रिक्वायर्ड कितना चाहिए होता है, इसको लिख लो, मान लो WN, इसको WN लिख लो। तो WN कितना चाहिए होगा आप लोगों को, फील्ड कैपेसिटी में से अभी अवेलेबल मॉइस्चर माइनस कर दो, फील्ड कैपेसिटी में से अवेलेबल मॉइस्चर ऑफ द फील्ड माइनस कर दो, तो WN की वैल्यू देगी। ठीक है, तो अभी मेरी बात आती है यहाँ से कि लेडीज एंड जेंटलमैन एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं तो कंसेप्ट और क्लियर हो जाएंगे हमारे। क्वेश्चन में आप लोगों को बोला गया है डिस्चार्ज ऑफ द 150 लीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन पे एक एक चीज पे ध्यान देना, लंबा क्वेश्चन है नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे हम। डिस्चार्ज ऑफ 150 लीटर पर सेकेंड was delivered from the canal and 110 लीटर पर सेकेंड reached the field. It is what? It is from the canal. It is from the canal and it is sent to the field. It is reach field. It is reach field. अभी दूसरी चीज आपको यहां से बोला गया डाटा इन 8 आवर्स, टाइम इज इक्वल टू कितना गिवन है आपको 8 आवर्स, 2.2 मीटर हेक्टेरिया, 2.2 हेक्टेयर एरिया इरिगेटेड हुआ है, 2.2 हेक्टेयर एरिया आपने इरिगेट किया है 8 घंटे में। ठीक है, तीसरी चीज आपको बोला गया है कि रन ऑफ लॉस कितना है, रन ऑफ का लॉस कितना है आपका यहाँ पर, दैट इज 445 मीटर क्यूब। आगे आपको बोला गया है यहाँ पर लेडीज एंड जेंटलमैन, डेप्थ ऑफ द वाटर पेनिट्रेशन, शब्दों पर गौर देंगे, डेप्थ ऑफ द वाटर पेनिट्रेशन, ये लिख देता हूं मैं क्योंकि ये कंफ्यूज हो जाएंगे हम लोग नहीं तो। डेप्थ ऑफ द वाटर पेनिट्रेशन वेरीज फ्रॉम 1.5 टू 1.1 एट अनदर एंड, 1.5 टू 1.1 एट टू एंड्स, दोनों एंड पर डेप्थ ऑफ द पेनिट्रेशन इस तरीके से वेरी कर रहा है एट टू एंड्स। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर करनी है। आगे मेरी बात आती है लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पर इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द रूट जोन भी गिवन है। इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द रूट जोन कितना है, दैट इज 1.5 मीटर। आगे मेरे को यहाँ पर कह रहे हैं अवेलेबल मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी, मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी MHC, मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है, दैट इज 200 mm पर मीटर डेप्थ ऑफ द सॉइल, 200 mm पर मीटर सॉइल डेप्थ, पर मीटर सॉइल डेप्थ। ये सारा डाटा आपको गिवन है, ये सारा डाटा आपको गिवन है। व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग टू यू, जो आपको गिवन है इतना कैनाल से आ रहा था, इतना फील्ड में जा रहा था, 8 घंटे के अंदर इतना एरिया उसने इरिगेट करा, लॉस गिवन है, पेनिट्रेशन डेप्थ आपको गिवन है, एक एंड पे 1.5 थी, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द रूट जोन गिवन है और मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी भी आपको गिवन है। अब आपको यहां से ये कह रहे हैं कि यू नीड टू फाइंड व्हाट, मैं आपको लिखवा देता हूँ, यू नीड टू फाइंड व्हाट। फर्स्ट आपको कह रहा है कि यू नीड टू फाइंड द कन्वेंस एफिशिएंसी, सेकंड में आपको कह रहा है यू नीड टू फाइंड द एप्लीकेशन एफिशिएंसी, थर्ड में आपको कह रहा है यू नीड टू फाइंड द स्टोरेज एफिशिएंसी, यू नीड टू फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी। ये चार आप लोगों को निकालने हैं। अब ये ऑब्जेक्टिव नहीं है कि तुम सोच लो, इट इज गिवन टू मी टू फाइंड दिस। हाउ विल आई गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन सर, इफ वी आर गोइंग टू कंसीडर द सॉल्यूशन, पहला तो मैं निकाल ही लेता हूँ कन्वेंस, दैट इज डिलीवर्ड हो रहा है 110, गया कितना था 150, मैंने कहा खत्म करो इसको, कोई डाउट नहीं आना चाहिए, साथ के साथ मुझे आप लोगों का थम्स अप चाहिए सबका, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। ठीक है, सबको पता है बेसिक सा चीज है, मैंने विल बी गोइंग टू सॉल्व इट, 73.33% आ रहा है। दूसरा मेरे पास आ रहा है यहाँ पर एप्लीकेशन एफिशिएंसी में क्या होता है, स्टोर्ड इन द रूट जोन, वाटर डेप्थ इन द रूट जोन, वाटर डेप्थ इन द रूट जोन आई डोंट नो ना, वाटर इन द रूट जोन अपॉन बाय वाटर डिलीवर्ड, अपॉन बाय वाटर डिलीवर्ड, वाटर अप्लाइड या डिलीवर्ड, कुछ भी कह लो, कोई डाउट ही नहीं। अभी मेरे को एक चीज तो समझ में आती है लेडीज एंड जेंटलमैन,
कि मुझे यहाँ पर गिवन क्या क्या है। पहले तो मैं निकाल लेता हूँ कि वाटर फील्ड में कितना आया, वाटर डिलीवर्ड कितना हुआ, वाटर इन द फील्ड कितना आ रहा है, वाटर इन द फील्ड, वाटर इन द फील्ड कितना आ रहा है आप लोगों का। मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि आपका टोटल कह रहा है 110 लीटर पर सेकेंड है, तो मैंने उसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेना है, और पर सेकेंड है ना, तो टोटल टाइम 8 घंटों का हिसाब किताब गिवन है। आई कैन राइट इट एज 8 into 3600. So when I will be going to solve it, I will give it 3168 मीटर क्यूब। इतना मीटर क्यूब डिलीवर हो रहा है पानी, उसके साथ स्टोर कितना हो रहा है, ये मेन चीज है। उसके साथ स्टोर कितना हो रहा है, यू कैन से दैट लेडीज एंड जेंटलमैन, जो पानी डिलीवर हो रहा है, यू कैन से दैट स्टोर वाटर कितना आ रहा है, स्टोर्ड वाटर कौन सा जा रहा है, स्टोर्ड वाटर कौन सा जा रहा है, मैं कह सकता हूँ डिलीवर्ड वाटर। स्पेलिंग पे मत जाइएगा, बस कंसेप्ट पे जाना। डिलीवर्ड वाटर में से अगर मैं लॉस माइनस कर देता हूँ, खत्म। लॉस कौन सा सर, एक ही तो लॉस हो रहा है, रन ऑफ लॉस, देखो ना, एक ही तो लॉस हो रहा है, रन ऑफ लॉस। मैं कह सकता हूँ यहाँ से कि लॉस कौन सा आ रहा है, रन ऑफ लॉस जा रहा है। अभी ये माइनस कर देता हूँ, मैंने कहा 3168 में से 445 माइनस कर देता हूँ, आई विल गेट इट एज 2723। इतना मीटर क्यूब जा रहा है, ठीक है, यू कैन राइट इट एज ना 2723 upon में 3168 into 100. When I will be going to solve it, I will get it as 86%. तो नहीं आ रहा, जल्दी से सभी, किसी को आ रहा है तो आप कमेंट करो, लिखो, फिर हमारे क्लियर। अब यार एक चीज लिखवाना भूल गया क्वेश्चन में, वो लिखवा देता हूँ। क्वेश्चन में एक नोट करके लिख लो, ये गिवन है, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट irrigation was started at a moisture extraction level of moisture extraction level कितना था पहले, moisture extracted level कितना था सॉइल का, that is 50%। कहने का मतलब है कि आपकी मिट्टी पहले से 50% गीली थी, पहले से 50% गीली थी, आपको बोला गया है। आपको थर्ड वन कह रहा था वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी निकालो। Sir, if I am talking about the storage efficiency, then it is having the formula water in the root zone, water in root zone upon में water to the field capacity, upon में water to the field capacity. I can write it as ना water to maintain field capacity, तो मैं ऐसा लिख दूं field capacity water, तो समझ जाओगे, कोई डाउट नहीं है। अभी बात आती है यहाँ से कि यार ये कैसे सॉल्व करना है। मुझे ये तो पता है, ये तो पता है सर 2723 आई थिंक, ये तो पता है, ये नहीं पता। सर फील्ड कैपेसिटी है क्या, आई कैन से दैट इट इज टोटली टॉकिंग मी अबाउट द मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, इट इज टोटली टॉकिंग मी अबाउट द मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी, नथिंग एल्स। मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी की ही बातें चल रही है यहाँ से। और अभी कुछ कुछ डाटा गिवन होगा तो देख लेते हैं। ये डाटा मुझे कितना कितना गिवन है, ये मुझे गिवन है 200 mm पर डेप्थ ऑफ द सॉइल है, 200 mm पर डेप्थ ऑफ द सॉइल है, और टोटल डेप्थ ऑफ द रूट जोन कितनी है, 1.5 मीटर टोटल। दोबारा सुन, फॉर्मूला तो याद है ना आपको। मैंने कहा मुझे वो तो पता है, मैंने निकाला, मुझे फील्ड कैपेसिटी के लिए पानी की जरूरत कितनी है वो निकालना है। आई कैन से दैट लेडीज एंड जेंटलमैन कि ये फील्ड कैपेसिटी कहीं ना कहीं मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी का डाटा मुझे देता है, कितना मॉइस्चर होल्ड कर रहा है। मैंने कहा कि इट इज गिवन टू मी इन द क्वेश्चन दैट मॉइस्चर जो होल्ड कर रहे हैं 200 mm पर यूनिट डेप्थ ऑफ द सॉइल है, सॉइल बोले तो रूट जोन, और मुझे कह रहा है कि डेप्थ ऑफ द रूट जोन कितनी है, 1.5 मीटर की है। तो मैं लिख सकता हूँ कि टोटल मॉइस्चर होल्डिंग डेप्थ कितनी हो जाएगी, मॉइस्चर मॉइस्चर होल्डिंग डेप्थ कितनी हो जाएगी, यू कैन से दैट ना, इट इज 200 mm बोले तो 0.2 into 1.5, I will be going to solve it, I will get it as 0.3 मीटर। मॉइस्चर होल्डिंग डेप्थ कितनी है उतना समझ में आ गया। और मुझे क्वेश्चन में एक चीज और कह रहा था कि वाटर खींचने की ताकत जो है मिट्टी की वो 50% है, यानी पहले से मिट्टी जो है वो 50% सैचुरेटेड है। अब कितनी चाहिएगी, बची हुई तो 50% ही चाहिएगी ना।
इस 300 mm की डेप्थ में से 50% तो जा चुका है, चाहिएगा तो 50%। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ लेडीज एंड जेंटलमैन कि इसमें से मुझे चाहिएगा तो 85%, चाहिएगा तो 85%, तो 50% ऑफ 0.3 मैंने कर दिया। ये क्या है टोटल? एक्चुअल मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी, एक्चुअल मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल है ये। अब मुझे एक चीज और पता है, आई नीड टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द वाटर, क्योंकि वो फॉर्मूले में वॉल्यूम लगाना है ना। आई नीड टू कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ द वाटर। हाउ कैन आई कैलकुलेट सर? मैं जानता हूँ वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इनटू डेप्थ होता है। एरिया कितना है फील्ड का? 2.2 हेक्टेयर है, लगा दो ना, क्या दिक्कत? 2.2 हेक्टेयर है। डेप्थ कितनी आ रही है? 0.3 mm ऑफ 50%, 0.3 का 50% पीछे से मैंने निकाला। मैंने विल बी गोइंग टू सॉल्व इट ना, 3300 मीटर स्क्वायर आ रहा है। क्या यहां से मैं निकाल सकता हूँ? 2723 अपॉन 3300 इंटू 4। सभी बच्चे यस करके लिखेंगे, सभी बच्चे यस करके लिखेंगे ताकि मुझे ये समझ आ जाए कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? अब इसके बाद लास्ट वाली आ रही थी मेरे पास। लास्ट वाली बड़ी प्रॉब्लम थी। लास्ट वाली में आपको बोला गया था यहाँ पर कि आपको निकालना वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी का फॉर्मूला हमने पढ़ा, 1 माइनस में y by d into में 100 have a concentration over this. What is y? पहले तो d निकाल लेंगे। d क्या था सर? एवरेज डेप्थ ऑफ द वाटर। यही था ना d आपका? d क्या रहा था? एवरेज डेप्थ ऑफ द वाटर। लगा दो, पहले फॉर्मूले पे ध्यान देना। एवरेज डेप्थ ऑफ द वाटर इन द रूट जोन या परकोलेटिंग डेप्थ, एक ही बात है। ये आप लोगों का आ रहा था एवरेज डेप्थ ऑफ द वाटर इन द रूट जोन या परकोलेटिंग, एक ही बात। मैंने कहा कि तुम्हें क्वेश्चन में गिवन था ये, एक तरफ तो वो परकोलेट कितना कर रहा है, एक तरफ पेनिट्रेशन जो जा रहा है 1.5 मीटर जा रहा है, एक तरफ पेनिट्रेशन जा रहा है 1.1 मीटर का। एक तरफ 1.5 और एक तरफ 1.1 मीटर का जा रहा है। saying that यहां से तुम निकाल सकते हो एवरेज डेप्थ क्या होगा। सर तुम एक चीज तो जानते हो ना, एवरेज तो तुम निकालना तो बड़े अच्छी तरीके से जानते हो, हमने बचपन में सीखा था, इट इज 1.3 मीटर। बी तो समझ आ गया क्या है, टोटल परकोलेटिंग डेप्थ का एवरेज है। चाहे वो 3 डेप्थ दे रखी हो, चाहे वो 4 हो, चाहे वो 5 हो, मुझे एवरेज निकालना है। मैंने कहा व्हाट इज वाई? वाई इज एक्चुअली द डिविएशन फ्रॉम द मीन। वाई इज एक्चुअली द डिविएशन इन द डेप्थ फ्रॉम द मीन। अब तुम्हें समझ में आने वाली है एक एक चीज। डिविएशन इन द डेप्थ फ्रॉम द मीन, आई विल से दैट डिविएशन कैसे निकालते हैं। अरे सर एक तरफ 1.5 था, मीन से निकालना है ना, मीन माइनस कर देता हूं। मैंने कहा एक तरफ 1.1 था, मीन से निकालना है ना, मीन माइनस कर देता हूं, उसका एवरेज कर दूं, उसका एवरेज कर देता हूं। दैट इज द एवरेज डिविएशन। अभी डिविएशन कैलकुलेट कर रहा हूं मैं, तो मैं यहां से लिख सकता हूं लेडीज एंड जेंटलमैन, व्हेन आई विल बी गोइंग टू सॉल्व इट, आई विल गेट द वैल्यू एज 0.2 plus 0.2 upon में 2, I will get it as 0.2. आया कि नहीं आया? सभी बच्चे यस करके बताएंगे तो अच्छा रहेगा। 4.62% दे रहा है आंसर इसका। सभी बच्चे क्या बाकी चले गए क्या? यहाँ पे यश राजकुमार इंडियन है, देवानंद है, मीनाक्षी बहिरा है, क्लियर है ना? अभी क्वेश्चन करवा देता हूँ और रुक जाओ अभी। हाँ जी, एक क्वेश्चन और है, ये भी अच्छे टाइप के क्वेश्चन है, थोड़े से इनके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में आते हैं। क्वेश्चन में आपको बोला गया लेडीज एंड जेंटलमैन, अ वाटर कोर्स हैज अ कल्चरेबल कमांड एरिया। शब्दों पर गौर देंगे। आपके पास कल्चरेबल कमांड एरिया कितना है? दैट इज द 2600 हेक्टेयर्स। दैट इज द 2600 हेक्टेयर। out of which intensities of the perennial sugarcane and rice, perennial sugarcane and rice की intensities आपको given है कितने कितने? that is 20% and 40%, 20% और 40% given है। इसी के साथ आपको कहता है यहाँ पर ड्यूटी ऑफ these crops
कितनी कितनी है, इनकी ड्यूटी कितने कितने गिवन है आपको। ड्यूटी ऑफ द शुगर केन एंड राइस कितना कितना गिवन है। शुगर केन का ड्यूटी, एक मिनट इसको ढंग से, शुगर केन का ड्यूटी आपको कितना गिवन है, दैट इज गिवन टू मी एज 750 हेक्टेयर पर क्यूमेक, 750 हेक्टेयर पर क्यूमेक, और इसका मुझे गिवन है 1800 हेक्टेयर पर क्यूमेक। ठीक, आगे मुझे कहता है यहाँ पर फाइंड डिस्चार्ज, वो सब छोड़ो, तो चलो करो। क्वेश्चन में आपको बोला गया फाइंड डिस्चार्ज, फाइंड क्यू रिक्वायर्ड इफ peak demand is 120%, if peak demand is 120% of average demand, अगर peak demand 120% है एवरेज डिमांड का, तो आपको peak discharge का वैल्यू निकाल कर मुझे देना है। सबसे पहले तो लेडीज एंड जेंटलमैन बात को समझने का प्रयास करना कि आप लोगों को पता है कि आपका टोटल एरिया इतना है, अभी उस एरिया में से शुगर केन का एरिया कितना है 20%, बाकी 40% राइस का एरिया है, तो तुम यहां से कह सकते हो एरिया ऑफ द शुगर केन इज व्हाट, एरिया ऑफ द शुगर केन क्या आएगा तुम्हारा, दैट इज द 20% ऑफ 26। व्हेन आई विल बी गोइंग टू सॉल्व इट आई विल गेट इट एज 26 into 20, 26 दूनी 72, 26 दूनी कितना होता है, 26 दूनी 52, 520 मीटर स्क्वायर। और इसी के साथ अभी बात, सॉरी हेक्टेयर, इसी के साथ मेरी बात आती है यहाँ पर, आई कैन राइट इट एज एरिया अंडर राइस कितना होगा 40%, एरिया अंडर राइस कितना होगा 40%। बावन दूनी 104। अभी मेरे को एक चीज तो समझ में आता है यहाँ पर लेडीज एंड जेंटलमैन की, अगर मेरे को ये चीज निकालना है, इस पे गौर फरमाइएगा, अगर तुमको मैंने कहा कि तुम्हें यहाँ पर वाटर की डेप्थ निकालनी है, तो तुम लिख सकते हो ना टोटल, यहाँ पर अगर वाटर की डेप्थ निकालनी है तो वाटर की डेप्थ बोले तो डेल्टा, डेल्टा के लिए फॉर्मूला नहीं, ये नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा। निकालना क्या है मुझे क्वेश्चन में, डिस्चार्ज निकालना है ना, हाँ हो गया। मुझे अगर यहाँ से डिस्चार्ज निकालना है, सो हाउ विल आई गोइंग टू फाइंड द डिस्चार्ज, कैन यू प्लीज टेल मी। डिस्चार्ज मेरा ड्यूटी की टर्म्स में कैसे निकाल सकते हैं, कैन यू प्लीज टेल मी। सिंपल सी बात है ना, एरिया अपॉन ड्यूटी कर दो। डिस्चार्ज की बात अगर मेरे को करनी है तो एरिया अपॉन ड्यूटी कर दो, क्योंकि ड्यूटी इज इक्वल टू एरिया अपॉन डिस्चार्ज होता है, तो एरिया अपॉन ड्यूटी इज इक्वल टू डिस्चार्ज हो गया। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन आई कैन से दैट कि अगर मेरे को डिस्चार्ज फॉर द शुगर केन निकालना है, डिस्चार्ज फॉर शुगर केन मेरे को निकालना है, तो मेरा यहाँ से कितना आ जाएगा एरिया, दैट इज 520 अपॉन उसकी ड्यूटी 750 थी। When I will be going to solve it, I will get it as 0.693 क्यूमेक्स। अगर मेरे को डिस्चार्ज फॉर राइस निकालना है, अगर मेरे को डिस्चार्ज फॉर राइस निकालना है, मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि टोटल इसका कितना आ रहा था 1040 अपॉन 1800। When I will be going to solve it, I will get it as 0.578 क्यूमेक्स। Now you can say that टोटल डिस्चार्ज कितना आ रहा है, टोटल डिस्चार्ज कितना आ रहा है आप लोगों का, यहाँ से लिख सकते हो लेडीज एंड जेंटलमैन, टोटल डिस्चार्ज आ जाएगा 0.693 प्लस में 0.578। When I will be going to solve it, I will get it as 1.271 क्यूमेक्स। ये आ रहा है आपका टोटल डिस्चार्ज। अब आप सबको एक चीज तो पता है कि क्वेश्चन में आपको कह रहा था कि पीक डिस्चार्ज निकालो, और पीक डिमांड 120% है। आई कैन राइट इट एज ना, पीक डिस्चार्ज क्या होगा, किसी को डाउट है तो लिखो, जिसको समझ आ गया वो थम्स अप दिखा दो जल्दी से, वो थम्स अप दिखा दो बस, जरूरी सभी। है आगे क्या होगा, क्वेश्चन एक और टाइप का करवा देता हूँ, वो भी अच्छा है आपके सभी के लिए। क्वेश्चन आप लोगों का इस तरीके का आया, वो भी क्लियर करेंगे। और द क्वेश्चन इज सेइंग टू यू अ लेफ्ट ब्रांच, क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, लेफ्ट ब्रांच का डाटा तुम्हें गिवन है कैनाल के, लेफ्ट ब्रांच ऑफ कैनाल was running for the long distance with a discharge of, लेफ्ट ब्रांच का सारा डाटा गिवन है, डिस्चार्ज है उसका 20 क्यूमेक का, डिस्चार्ज है उसका 20 क्यूमेक का, उसका सीसीए कितना गिवन है, कल्चरेबल कमांड एरिया 20 हेक्टेयर, 20,000 हेक्टेयर। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ द इरिगेशन फॉर द रबी क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स के लिए कितनी इंटेंसिटी आपको गिवन है, दैट इज
80% एंड अ बेस पीरियड इज 120। 80% और बेस पीरियड कितना गिवन है? बेस पीरियड कितना गिवन है? 120 दिन का। अभी लेफ्ट का डाटा चल रहा है, ठीक है। आपको बोला गया है, फिर राइट ब्रांच की बात करूंगा मैं यहाँ से। अभी राइट ब्रांच के लिए डाटा आपको गिवन है, कैनाल के राइट ब्रांच का। वहां पे कह रहा है कि डिस्चार्ज इज व्हाट? डिस्चार्ज इज 8 क्यूमेक्स। डिस्चार्ज इज 8 क्यूमेक्स। सीसीए कितना गिवन है आपको? सीसीए इज 12,000 हेक्टेयर। और रबी एफिशिएंसी कितनी है? रबी क्रॉप की एफिशिएंसी इंटेंसिटी कितनी है? इंटेंसिटी इज 50% और बेस पीरियड की वैल्यू गिवन है 120 दिन। आपको बोला गया है कंपेयरिंग द एफिशिएंसीज ऑफ द टू कैनाल्स। कंपेयर एफिशिएंसीज, ये क्वेश्चन है। कंपेयर एफिशिएंसीज मतलब विच वन इज मोर एफिशिएंट, आपको ये बताना है। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे पहले तो आप लोग यही कर लो कि आपको ये चीज पता होनी चाहिए यहाँ से कि एफिशिएंसी का मतलब क्या है। एफिशिएंसी बोले तो कौन ज्यादा अपनी लैंड को इरिगेट कर रहा है ना? कौन ज्यादा लैंड को इरिगेट कर रहा है। आई कैन से दैट इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स व्हाट? which one is irrigating more area of the land, irrigating more area of the land, that is more efficient। कितना समझ में आ गया? irrigating more area of land। अब जब भी मुझे एरिया ऑफ द लैंड की बात करनी होती है तो मैं ड्यूटी की तरफ जाता हूँ, ना। तो आई कैन से दैट कि ड्यूटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम। ड्यूटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम हियर। तो बेसिकली मुझे यही समझ में आ रहा है कि मुझे निकालनी क्या है। आई नीड टू फाइंड द ड्यूटी, नथिंग एल्स। अभी ड्यूटी निकालने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए? मुझे ड्यूटी का फॉर्मूला पता है यहाँ से, दैट इज इक्वल टू एरिया अपॉन में डिस्चार्ज। दैट इज इक्वल टू एरिया अपॉन में डिस्चार्ज। सो आई कैन राइट इट एज, लेडीज एंड जेंटलमैन, व्हाट इज द एरिया हियर फॉर लेफ्ट कैनाल। लेफ्ट की मैं बात करना चाहूँ अगर लेफ्ट ब्रांच की, तो टोटल एरिया कितना गिवन था मुझे रबी क्रॉप्स का? 80%। तो मैं कह सकता हूँ टोटल एरिया का 80% ऑफ द टोटल एरिया। टोटल एरिया गिवन था 20,000। When I will be going to solve it, तो 2 कट जाएगा तो 8 दूनी 16,000 आ जाएगा, यानी इतना एरिया प्रेजेंट है। डिस्चार्ज मुझे कितना गिवन था इसका? डिस्चार्ज मुझे गिवन था उसका टोटल 20 क्यूमेक का। 20 क्यूमेक का डिस्चार्ज गिवन था। आई कैन राइट इट एज ड्यूटी क्या होगी? दैट इज 16,000 अपॉन 20। 16,000 अपॉन 20, आई विल सॉल्व इट एंड गेट इट दैट 800 हेक्टेयर पर क्यूमेक। इतना समझ में आ गया। सिमिलरली इफ आई एम गोइंग विद द राइट ब्रांच, देन आई कैन राइट इट एज, क्वेश्चन में मुझे गिवन था रबी क्रॉप की इंटेंसिटी 50% है और टोटल एरिया इसका गिवन है मुझे 12,000 का। हाँ, 12,000 का एरिया गिवन है। जब मैं सॉल्व करूंगा इसको तो आधा हो जाएगा, 6,000 हेक्टेयर हो जाएगा। और अब तो सॉल्व आप लोग भी कर सकते हो। डिस्चार्ज कितना गिवन है आपको? 8 क्यूमेक का। I'll say that ड्यूटी किसकी आई? 6,000 upon 8। When I'll be going to solve it, I'll get it as 750 हेक्टेयर पर क्यूमेक। So I can write it as ना कि left is more efficient। यहाँ से ये कंसेप्ट ये था, आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन और है, सोच रहा हूँ अगली क्लास में करा दूं, मेरे हाथ की हालत खराब होगी लिख लिख के। उम्मीद मेरे प्यारे दोस्तों आपको इरिगेशन इंजीनियरिंग का लेक्चर नंबर 4 अच्छा समझ में आया होगा, आप लोगों ने अच्छा एंजॉय किया होगा उस चीज़ को लेकर, और इसी तरह के सेशन आगे भी पढ़ते रहिएगा। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो, और हाँ भैया वीडियो को शेयर करते रहो, क्योंकि ऐसा कंटेंट जनरली यूट्यूब पर नहीं मिलता है और मैं भी फर्स्ट टाइम दे रहा हूँ आप लोगों को। तो इसी तरह की वीडियोज़ को पाने के लिए अनअकैडमी पर मुझे फॉलो करो, और अगर आप प्लस कोर्स में भी मुझसे पढ़ना चाहते हैं, इसी तरह के कंटेंट को गेन करना चाहते हैं, तो भैया ये कोड है मेरा NG Life। इस कोड को अप्लाई करो, 10% का डिस्काउंट अवेल करो और मेरी टीम से जुड़ जाओ, ठीक है। तैयारी भरपूर तरीके से करो, लास्ट टाइम रिवीजन तक भी हम लोग आपका साथ नहीं छोड़ते, हमारा एक मोटिव रहता है और टारगेट भी रहता है। मेरे प्यारे दोस्तों, इसी तरह जुड़ने के लिए NG Life कोड को याद रखेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे अगर पसंद आ रही है। शेयर करना है आपको दूसरे दोस्तों को भी, ताकि उनको भी ऐसी पढ़ाई मिल सके। जय हिंद, जय भारत, बाय।